ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, आगे का देखते हैं। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें पिछले क्लास में अपन ने जो देखा था वो फिर से रिवाइज भी होगा और अपन कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। तो ऐसा एक दो बार अपने को लग सकता है कि ये तो पिछले क्लास का ही रिवाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी प्लीज़ बेयर विथ मी, हैव पेशेंस। वीडियो फॉरवर्ड मत करना, अगर रिपीट हो रहा है ऐसा लग भी रहा है तो भी सुनना, ठीक है। कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट देखा था, आई गेस कि वो मैं फिर से रिवाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ रिवाइज करने लायक मतलब सिंपल कंसेप्ट है वो, ठीक है। उसमें तो कुछ कंफ्यूज होने लायक चीज़ नहीं है, अपने को पता है कि सीधा सीधा कुछ स्पेसिफिसिटी नहीं है, कुछ मेमोरी नहीं है, कुछ डाइवर्सिटी तो खैर वो किसी को भी मारेगा तो उस हिसाब से डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिसिटी नहीं है तो डाइवर्सिटी क्यों रहेगी, है ना। मतलब उसका कुछ प्रॉपर ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि बस कोई भी फॉरेन चीज को बाहर से आने से रोको, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। फिर वो फिजिकली रोक सकते हो, है ना, जैसे स्किन के थ्रू, म्यूकस, हेयर के थ्रू, या फिजियोलॉजिकली रोक सकते हो जैसे टीयर्स, सलाइवा, HCl इन द स्टमक, लैक्टिक एसिड इन द वजाइना, है ना, स्वेट, इन सब चीजों से। सेल्यूलर बैरियर्स थोड़ा सा टेक्निकल चीज थी, वो इतना एकदम केमिस्ट्री फिजिक्स वाला नहीं था, थोड़ा बायोलॉजिकल चीज थी। बाकी सेल्यूलर बैरियर्स में कौन कौन थे, तो न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, नेचुरल किलर सेल्स, बराबर है। इसके अलावा थे डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन डेंड्राइटिक सेल सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसलिए उसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है, मैक्रोफाजेस भी फैगोसाइटिक है, डेंड्राइटिक सेल्स भी फैगोसाइटिक है। और रही बात नेचुरल किलर सेल्स की, तो नेचुरल किलर सेल्स फैगोसाइटिक नहीं है, वो मैंने कल तुमको बताया था। सीधा जाके क्या करते, पोर्स तैयार कर देते हैं बैक्टीरिया के बॉडी में, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में, है ना, तो बैक्टीरिया का सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेचुरल किलर सेल्स का तरीका वो वाला था, नेचुरल किलर सेल्स का तरीका अलग था। बाकी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये तीनों फैगोसाइटिक सेल्स है। उसमें से मोनोसाइट्स मतलब मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये दोनों मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है। और उसमें से भी डेंड्राइटिक सेल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल्स टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और टी सेल का वो नाटक था एक कि टी सेल ऐसा नॉर्मली ब्लड में या लीफ में पड़ा हुआ एंटीजन नहीं पढ़ सकते, टी सेल्स को मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट एंटीजन ही पढ़ना पड़ता है, बराबर, ठीक है। तो ये सब क्या सिस्टम है ये अपन ने पिछले क्लास में देखा था। तो डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफाजेस जो है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो इनको अपन इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच का कनेक्शन बोल सकते हैं, है ना। इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच का कनेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा इनेट इम्यूनिटी का ही है, सेल्यूलर बैरियर्स का ही है, ठीक है। अगेन न्यूट्रोफिल्स भी इनेट इम्यूनिटी एंड नेचुरल किलर सेल्स भी इनेट इम्यूनिटी, मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स भी इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सेल्यूलर बैरियर्स हो गए। इसके अलावा साइटोकाइन बैरियर्स हमने देखे थे, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस होते हैं। अपने जैसे सेल्स को डिवाइड करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब साइटोकाइंस है। फिर अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो पायरोजेंस होते हैं, स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, तो वो पायरोजेंस जो है दे आर ऑल्सो साइटोकाइंस, ठीक है। तो वैसे वो साइटोकाइन नहीं है, मतलब सेल डिवीजन के को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, लेकिन ये साइटोकाइन बैरियर के अंदर ही अपन इनको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स है जो ऐसा कुछ स्टिम्युलेशन करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिस्पॉन्स देते हैं, इंटरफेरॉन्स भी साइटोकाइंस है, साइटोकाइन बैरियर्स में आएगा, ठीक है। तो अब इंटरफेरॉन्स भी सेल को डिवाइड करने के लिए स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अब नाम दे दिया है साइटोकाइन बैरियर्स, तो अपन उसको साइटोकाइन बैरियर्स में ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया इनेट इम्यूनिटी। इसके ऊपर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन रिवाइज करते, रादर आगे बढ़ते अक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या बोला था कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल। मुझे पता है कि ये पिछले क्लास में हो चुका है, बट प्लीज बी अटेंटिव, वीडियो फॉरवर्ड मत करना, पूरा सुनो, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ एडिशनल चीजें बताने वाला हूँ जिससे कंसेप्ट और क्लियर होगी, ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है, आई एग्री, बट प्लीज फोकस करो, ध्यान से सुनो। बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब बी सेल्स जो इनोसेंट होते हैं उनको बोलते हैं नेइव बी सेल्स, टी सेल्स जो इनोसेंट होते हैं उनको बोलते हैं नेइव टी सेल्स, है ना। बी सेल्स जो इनोसेंट होते हैं उनको नेइव बी सेल्स, और टी सेल्स जो इनोसेंट होते हैं उनको
नेइव टी सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो टी सेल्स है इनके ऊपर क्या रहेगा, इनके ऊपर रहेगा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो रहता है, या टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा, है ना। और बी नेइव सेल के ऊपर क्या रहता है, तो बी नेइव सेल के ऊपर भी रिसेप्टर रहता है, लेकिन बी नेइव मतलब नेइव बी सेल का जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर इज नथिंग बट एंटीबॉडीज, है ना। वो रिसेप्टर इज नथिंग बट एंटीबॉडीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंटीबॉडीज, जस्ट अ सेकेंड, तो एंटीबॉडीज जो है, कल मैंने बताया था तुमको कि बी नेव सेल्स क्या करते हैं, रैंडमली अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बना बनाकर अपने मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करते हैं, है ना। और आइदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने प्रेजेंट किया हुआ या डायरेक्टली किसी ह्यूमर में, ब्लड में या लीफ में पड़ा हुआ किसी भी प्रकार का, इसको नाटक नहीं है, बी फॉर बी सेल बी फॉर बोथ। ये एमएचसी ने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट किए हुए एंटीजन को भी रीड करेगा, और रैंडमली जो ऐसे ब्लड में या लीफ में पड़े हुए जो एंटीजन्स है उनको भी रीड करेगा, है ना। तो जो एंटीजन मतलब बेसिकली वो एंटीजन्स क्या एंटीबॉडी के साथ अटैच होके देखे जाएंगे। अगर अटैचमेंट हो गई मतलब वो जो रैंडमली, देखो पूरा कॉइन टॉस है, ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी है, पूरा किस्मत का खेल है, ठीक है। ऐसे रैंडमली अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बना बनाकर वो एंटीबॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। जिस बी सेल के एंटीबॉडी के ऊपर वो एंटीजन अटैच हो गया, वो सही प्रकार की एंटीबॉडी है, तो उस बी सेल को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम अभी क्लोन्स बनाओ अपने। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्लोन्स बनाने के कारण क्या होता है कि उसके क्लोन्स यानी सब उसके बच्चे उसका ही सिमिलर सेम रहेंगे वो सब, है ना। तो ये जिस प्रकार का एंटीबॉडी बना पा रहा है उसी प्रकार की एंटीबॉडी उसके क्लोन्स भी बना पाएंगे, तो वो सब एंटीबॉडीज बना बनाकर अपन ब्लड में रिलीज करेंगे, तो अपना एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टेप अप हो जाएगा। तो वो जो क्लोन्स रहेंगे, वो जो एंटीबॉडी बनाने वाले बी सेल्स रहेंगे, उनको अभी अपन इनोसेंट या नेइव नहीं बोलेंगे, वो भी मैच्योर हो चुके हैं, है ना। तो उनको हम बोलेंगे बी प्लाज्मा सेल्स, उनको हम बोलेंगे बी प्लाज्मा सेल्स, बराबर, जो एंटीबॉडी रिलीजिंग सेल्स है। और ये पूरा जो फाइट चल रहा है, ये पूरा फाइट हो जाने के बाद देखो दो ही चीजें होगी, हमको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ तो बेसिकली हो क्या रहा है कि उस बैक्टीरिया या वायरस में और हमारे बॉडी के बीच में वॉर चल रहा है। अब वॉर में कोई तो भी एक साइड जीतती है, अगर वो साइड जीत गई तो इसका मतलब हम मर गए, है ना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। और अगर हम जीत गए मतलब हमारा डिजीज क्योर हो गया, हम ठीक हो गए, तो अभी अपने को और एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, तो इनका रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। और ये जो बी प्लाज्मा सेल्स है ये अभी लिम्फ नोड में और स्प्लीन में, मैंने तुमको कल के क्लास में बताया था, आउटर साइड में। ठीक है, एक बार फिर से मैं तुमको डायग्राम रिवाइज करवा देता हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। रेस्पिरेटरी हिमेटोपोइटिक लिम्फोइड सिस्टम, just give me a second। देखो ये जो है ना, ये फॉलिकल्स है। इन फॉलिकल्स में ये यहाँ पर जर्मिनल सेंटर करके लेबल किया हुआ है ना। तो ये फॉलिकल्स में बाहर की तरफ मैच्योर बी सेल्स रहेंगी, मतलब जिन्होंने जिंदगी में कभी पहले एंटीबॉडीज बनाई हुई है किसी वायरस के या बैक्टीरिया के अगेंस्ट, मतलब उसी को अपन मैच्योर बी सेल्स या मैच्योर बी सेल तो अगर बी प्लाज्मा सेल भी है, मेमोरी बी सेल्स बोलेंगे। तो मेमोरी बी सेल्स जो है ये बाहर की तरफ रहेंगे, इस फॉलिकल के बाहर की तरफ रहेंगे फॉलिकल के, ठीक है। और नेइव बी सेल्स जो है वो अंदर की तरफ रहेंगे फॉलिकल के, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे भी कोई बैक्टीरिया या वायरस घूम रहा है, तो जैसे स्किन से वगैरह अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आता है तो स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो डेंड्राइटिक सेल्स उस बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, उस बैक्टीरिया को मारते हैं फैगोसाइटोसिस करके, और फिर लिम्फ के थ्रू या ब्लड के थ्रू, वैसे मेनली लिम्फ के थ्रू ही लिम्फ नोड्स में आएंगे।
लिम्फ नोड्स में आने के बाद ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या करेंगे, ये जो येलो वाली लिम्फेटिक वेसल्स है इसमें से डायपेडेसिस करके इधर अंदर आ जाएंगे अंदर, ठीक है। और फॉलिकल के पास जाके जर्मिनल सेंटर, ये पहले जो बाहर वाला रीजन है, यहाँ पर बी मेमोरी सेल्स को वो एंटीजन दिखाएंगे कि ऐसा एंटीजन आया है। अब बी मेमोरी सेल्स यानी क्या है, तो बी मेमोरी सेल्स इज नथिंग बट ये जो प्लाज्मा सेल्स थी, ये प्लाज्मा सेल्स ने वॉर खत्म होने के बाद अभी अपने को और एंटीबॉडीज बनाने का काम नहीं है ना। तो प्लाज्मा सेल्स क्या हो गई, उस फॉलिकल में बाहर की तरफ सेटल हो गई, है ना। उनको अपन बोलेंगे बी मेमोरी सेल्स। इनके सरफेस पे एंटीबॉडीज रहेगी, इनके सरफेस पे एंटीबॉडीज रहेगी, है ना। सरफेस पे एंटीबॉडीज रहने के कारण क्या होगा कि जो भी एंटीजन उस डेंड्राइटिक सेल्स ने लाया है, या फिर यहाँ पर मैक्रोफाजेस भी होते हैं, तो डेंड्राइटिक सेल्स ने अगर नहीं भी पकड़ा है किसी बैक्टीरिया को, तो भी बैक्टीरिया घूमते घूमते लिम्फ में से यहाँ पर आ गया तो यहाँ के मैक्रोफाजेस उसको पकड़ लेंगे और उसको मार के डायपेडेसिस करके अंदर आएंगे और बी सेल्स को दिखाएंगे कि ऐसा एंटीजन घूम रहा है। तो एक तो स्किन के तरफ से, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से डेंड्राइटिक सेल्स लेकर आ सकते हैं किसी बैक्टीरिया को, या फिर जो ब्लड में कोई बैक्टीरिया घूम रहा है, अनफॉर्चुनेटली अब तक किसी डेंड्राइटिक सेल के या मैक्रोफाज के हाथ नहीं भी लगाए अगर, तो भी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तो बहुत सारे मैक्रोफाजेस है, उनके हाथ में वो लग जाएगा और वहां के यहाँ के मैक्रोफाजेस फिर उनको पकड़ के बी सेल्स को दिखाएंगे। मतलब इन एनी केस कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में आएगा तो वो बी सेल्स को दिखने ही वाला है, बराबर। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि लिम्फ नोड्स या स्प्लीन की जरूरत क्या है। देखो अब सीधी बात यह है, रैंकर्स का सर्कुलेशन चैप्टर हो गया है, तो रैंकर्स को तो ये चीज पता ही है कि ब्लड में आरबीसीज का काउंट होता है 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। वेयर एज डब्ल्यूबीसीज का काउंट होता है 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि ब्लड का जो मेन काम है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ब्लड का जो मेन काम है वो इन्फेक्शन से फाइट करना नहीं है, ब्लड का मेन काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर ब्लड का मेन काम है तो उसमें स्वाभाविक बात है कि आरबीसीज का अमाउंट ज्यादा रहेगा, डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट कम रहेगा, है ना। उसमें अपन डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट चाह के भी नहीं बढ़ा सकते, एक्सेप्ट इन इन्फेक्शन उसमें डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल केस में डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट हम उसमें नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो आरबीसीज का अमाउंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ब्लड का जो मेन काम है वो रुक जाएगा, है ना। तो कम डब्ल्यूबीसीज, सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसीज कम होने के कारण क्या होगा, कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी में आ जाता है तो उसका किसी डब्ल्यूबीसी के साथ कांटेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी, बराबर है। लेकिन जो भी ब्लड है वो जैसे टिश्यूज में जाता है तो क्या होता है, अगर याद नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो लिम्फ का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखवा के दिया है वो पढ़ लो, ठीक है। उसमें मैंने लिखवा कर दिया हुआ है लिम्फ क्या करता है। तो क्या होता है कि जैसे ही टिश्यूज में जाता है ब्लड तो कैपिलरीज में से लिक्विड और कुछ प्रोटीन्स बाहर आने लगते हैं, है ना, सॉलिड चीजें बाहर आने लगती है, डब्ल्यूबीसीज भी डायपेडेसिस करके बाहर आती है, बराबर है। तो टिश्यू स्पेसेस में ये प्लाज्मा जमा हो जाता है। अब लिम्फ वेसल्स आकर इन टिश्यू स्पेसेस में से इन चीजों को उठाते हैं और वापस ब्लड में पोर कर देते हैं, ठीक है, थोरेसिक रीजन में। लेकिन ब्लड में पोर करने के पहले और रास्ते में उनको लगते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या जो भी डब्ल्यूबीसीज है वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे भर भर के बी सेल्स और टी सेल्स है। तो क्या होता है कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया बी सेल या टी सेल के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी इन लिम्फ नोड्स के कारण बढ़ जाती है, इस स्प्लीन के कारण बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इनकी जरूरत है। हम सिर्फ ब्लड के भरोसे पे नहीं रह सकते, ब्लड में भी सर्कुलेटिंग बी सेल्स है, ब्लड में भी सर्कुलेटिंग टी सेल्स है, लेकिन फिर अपने को लिम्फ की जरूरत क्यों है, लिम्फ की जरूरत अपने को इसलिए है, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी उनकी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की बढ़ जाए, ठीक है। तो ब्लड से आया हुआ कोई सॉलिड पार्टिकल रहे जिसको यहाँ पर आके मैक्रोफेज ने पकड़ा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि डेंड्राइटिक सेल्स ने पहले से ही उसको मार के लेकर आया है, ठीक है। इन एनी केस उसका प्रेजेंटेशन तो होने ही वाला है। अगर यहाँ पर आने के बाद मैक्रोफेज के हाथ में नहीं भी लगा हुआ पार्टिकल, तो अभी वो पार्टिकल डायरेक्टली यहाँ पर जो ब्लड या लिम्फ में ये जो भी ह्यूमर में वो पार्टिकल जो डायरेक्टली पड़ा हुआ है उसको भी बी सेल के रिसेप्टर्स मतलब एंटीबॉडीज रीड कर सकती है। उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एमएचसी में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है बी सेल्स के लिए, बराबर है। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान में रखने का है। तो
पहले यहाँ पर वो जो मेमोरी बी सेल्स रहेंगे उनको दिखाया जाएगा। अगर वो एंटीजन किसी बी सेल की एंटीबॉडी के साथ अटैच हो गया, मतलब सीधी बात है कि ये पहले ही अपन एंटीबॉडी ये प्रकार का बना चुके हैं, इसमें कुछ अजीब सी चीज है नहीं। तो फिर वो पर्टिकुलर बी सेल को अगेन सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा क्लोन्स बना। मतलब इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन अपने को सेकंड टाइम हो रहा है। अगर किसी मेमोरी बी सेल ने अपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो तुरंत ठीक हो जाएगा, या वो इन्फेक्शन हो भी नहीं पाएगा उतना सीरियस वाला। पिछले क्लास में मैंने चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल दिया था, और मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, स्मॉल पॉक्स वाला, कि जिसको काउ पॉक्स हो गया है उसको फिर से स्मॉल पॉक्स नहीं होता है ना। वैसा ही हर्पीज और चिकन पॉक्स भी भाई भाई है। एक बार हर्पीज अगर हो गया तो चिकन पॉक्स नहीं होता है, चिकन पॉक्स हो गया तो हर्पीज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा अपना वो ट्यूबरक्यूलोसिस और लेप्रेसी भी भाई भाई है। एक बार अगर ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया है तो फिर लेप्रेसी नहीं होता है उस इंसान को, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी। और अगर नहीं, अगर फर्स्ट टाइम वो आया है बॉडी के अंदर तो वो जाएगा फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल में नेइव बी सेल्स रहेंगी। नेइव बी सेल्स अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती है, और उसके हिसाब से एक्टिविटी फिर जो बी सेल के साथ एंटीजन अटैच हुआ उस बी सेल के साथ वो उस बी सेल को क्लोनल सिलेक्शन करने बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसको अपन नेइव बी सेल नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको बोलने लगेंगे प्लाज्मा सेल, है ना। फिर हम उसको बोलने लगेंगे प्लाज्मा सेल, फाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पिछले क्लास में देखा था। अच्छा, टी सेल के बारे में अपन ने क्या देखा था, टी सेल्स भी नहीं होती है, उनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। टी सेल रिसेप्टर्स को जैसे ही कोई एपीसी, है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मेनली इसमें से भी मेन कौन है, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स का एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टी सेल्स के लिए, ठीक है। मेनली डेंड्राइटिक सेल्स, जिसमें इन देयर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट्स एंटीजन। जैसे ही एंटीजन प्रेजेंट होगा वैसे ही क्या होगा, टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएगी। टी हेल्पर सेल्स जो है, मतलब CD4 सेल्स, वो क्या करेगी, तो टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस, लिम्फोकाइंस रिलीज करके बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगी रिप्रोडक्शन के लिए, मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेगी रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। और CD8+ सेल्स जो है, मतलब टी किलर सेल्स, वो क्या करेगी, सीधा ब्लड फ्लो में एंटर करेगी और सीधा सीधा जाकर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको पता रहना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरियल सेल है। तो कौन सा बैक्टीरियल सेल है ये उनको कैसे पता चला, तो एपीसीज ने उनको एंटीजन दिखाया, तो वो एंटीजन उनको जो भी सेल पे दिखेगा उसको टी साइटोटॉक्सिक सेल डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल को भी हम क्या बोलेंगे, मैच्योर सेल बोलेंगे। टी हेल्पर को भी बोलेंगे ऑफ कोर्स। तो नेइव टी सेल मैच्योर होकर दो प्रकारों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो टी हेल्पर सेल, मतलब CD4+ एंड टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक, है ना, जिसके ऊपर कौन सा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है, 8वें टाइप का, तो उसको बोलेंगे CD8+, ठीक है। तो ये फिर ये देखकर MHC में एंटीजन देखकर उसके हिसाब से एक्टिवेट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में जहां पर भी उनको इस प्रकार का एंटीजन दिखेगा उस एंटीजन को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। तो जैसे अलग अलग प्रकार की बी प्लाज्मा सेल्स रहेगी, मलेरिया के एंटीबॉडी बनाने वाली अलग बी प्लाज्मा सेल, टाइफॉइड की अलग, इन्फ्लुएंजा की अलग, कोरोना की अलग, सबकी अलग अलग रहेगी। वैसे ही टी किलर सेल्स भी हर किसी की अलग अलग रहेगी, है ना। जिस प्रकार के एंटीजन को देखकर वो एक्टिवेट हुई है उस हिसाब से इसके भी अलग अलग प्रकार रहेंगे। तो पूरा झगड़ा जब खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, तो बी प्लाज्मा सेल्स जैसे बी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कि अरे सेम प्रकार का एंटीजन दिख रहा है, एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर से ब्लड में जाकर मारामारी चालू कर देंगे अगर सेकंड टाइम इन्फेक्शन हुआ सेम वाला तो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो यही हमने पिछले क्लास में देखा था, लेकिन अभी इसके थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए पहले मेरे को एक चीज तुम लोगों को पढ़ानी पड़ेगी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाना पहले बहुत जरूरी है, तभी तुमको बी सेल्स का और टी सेल्स का मैच्योरेशन थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में 2 हेवी चेन्स होती है, ठीक है। ये जो है ये हेवी चेन्स है 2, ये 2 हेवी चेन्स एक दूसरे को अटैच रहती है डाइसल्फाइड लिंकेजेस से। फ्रेशर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाइसल्फाइड लिंकेज सिस्टेइन नाम के अमीनो एसिड से बनता है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो हेवी चेन में क्या रहता है,
ये जो रीजन रहता है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जो रीजन है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इतना रीजन है कांस्टेंट, तो इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, ठीक है। और जो मैं पिछले क्लास में भी बोला था और अभी भी रिवाइज किया, अभी भी जो चीज मैंने बोला कि बी सेल्स क्या करती है, नेवी बी सेल्स अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स अलग अलग तरीके से अमीनो एसिड्स को बस अरेंज करती है, तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं, है ना, और फिर उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करती है कि देख लो भाई कोई एंटीजन अटैच हो रहा है क्या। तो वो अलग अलग वाला जो रीजन है ना, वो रीजन इतना रहता है। ये जो रीजन है इसको बी सेल्स हमेशा चेंज करती है, इतना रीजन कांस्टेंट रहेगा, हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन, और इतना रीजन वेरिएबल रहेगा, ठीक है, हेवी चेन का वेरिएबल रीजन। ये भी कांस्टेंट चेन का हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन, और ये हेवी चेन का वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एंटीजन के साथ अटैच होगा कि नहीं अटैच होगा, बराबर है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एंटीजन के साथ अटैच होगा कि नहीं होगा। अच्छा, उसके पहले वो उस तरफ बढ़ने के पहले एक और चीज बता देता हूं। ये तो हेवी चेन हो गया, इसके अलावा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में लाइट चेन्स भी होती है, ठीक है। लाइट चेन्स में भी वैसे ही रहता है, ये रहेगा कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का, ठीक है, और ये रहेगा वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, ठीक है, वेरिएबल रीजन हेवी चेन का, वेरिएबल रीजन हेवी चेन का। तो एक्चुअल एंटीबॉडी के साथ जो अटैचमेंट होने वाली है वो इस वेरिएबल रीजन से होने वाली है। वो मलेरिया की एंटीबॉडी में और टाइफाइड की एंटीबॉडी में क्या अलग है, तो ये वेरिएबल रीजन अलग है ना। न्यूमोनिया की एंटीबॉडी में क्या अलग है, ये वेरिएबल रीजन अलग है। कांस्टेंट रीजन तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये मुद्दा समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल एंटीजन के साथ कौन सा रीजन अटैच होने वाला है स्ट्रक्चर का, ये वाला। इसमें जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है दो हेवी चेन के बीच में, वैसे हेवी और लाइट के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिस्टेइन अमीनो एसिड्स के कारण बने हुए, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। याद होगा आपने को, सिर्फ अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सीक्वेंस मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, बराबर। फिर अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और उसमें जब कोवैलेंट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है कोवैलेंट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने का, तो उसको बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज एग्जिस्ट एज टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें, दो चीजों में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं करना है। देखो, एंटीजन, ये बैक्टीरिया है, सपोज बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा एंटीजन है। बैक्टीरिया का सेल मतलब एंटीजन नहीं होता है, वो जो प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है वो प्रोटीन एंटीजन होता है। तो ये प्रोटीन का इधर वाला हिस्सा एंटीबॉडी के साथ अटैच होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। ये वाला इधर वाला हिस्सा अटैच होने वाला है, इधर वाला, है ना। तो एंटीजन का इधर वाला जो हिस्सा है जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे एपिटोप, ठीक है। एपिटोप क्या है, एपिटोप इज द रीजन ऑफ antigen which binds to antibody, which binds to antibody, ठीक है। और एंटीबॉडी का ये वाला रीजन है एंटीजन के साथ अटैच होने वाला, इधर से वो एंटीजन को अटैच होगा क्या, इधर से वो एंटीजन को अटैच होगा क्या, नहीं, ये वाले रीजन से एंटीजन को अटैच होगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे पैराटोप, इसको हम बोलेंगे पैराटोप। पैराटोप क्या है, पैराटोप इज द रीजन ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स विथ एंटीजन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज करने की एकदम जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की एक वही अपनी अल्फाबेट वाली ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, पहले एंटीजन आएगा कि पहले एंटीबॉडी आएगा। हम शांति से बैठे हुए घर में अपना खाना खा रहे, सो रहे, टीवी देख रहे, मजे कर रहे, कुछ एंटीबॉडी आने की जरूरत है क्या बॉडी में, बिल्कुल नहीं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम घर के बाहर निकलेंगे और सबसे पहले जाकर क्या करेंगे, अनहाइजीनिक पानी पूरी खाएंगे, अनहाइजीनिक नूडल्स खाएंगे, है ना। तुम्हारा पता नहीं, मैं तो खाऊंगा ही।
तो जैसे ही अनहाइजीनिक नूडल्स, अनहाइजीनिक पानीपुरी हम खाएंगे, वैसे ही एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, है ना। मतलब पहले एंटीजन आएगा, बाद में ही एंटीबॉडी बनेगी ना। पहले एंटीजन आ रहा है, फिर एंटीबॉडी बन रही है। तो अल्फाबेट में पहले ई आ रहा है, फिर पी आ रहा है। तो एंटीजन के ऊपर जो रीजन है वो है एपिटोप, और एंटीबॉडी के ऊपर जो रीजन है वो है पैराटोप। सिंपल, ठीक है। एंटीजन के ऊपर जो रीजन है वो है एपिटोप, और एंटीबॉडी के ऊपर जो रीजन है वो है पैराटोप। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक। अब इश्यू ऐसा है इसमें कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में अगर अपन देखेंगे तो एंटीबॉडी को क्या है ना, अलग अलग काम रहते हैं। सिर्फ एंटीजन को अटैच करने का काम तो खैर वो इधर से करता ही है, लेकिन इधर वाला जो रीजन है ना, ये वाली रीजन से उसको अलग अलग जगह पर अटैच होकर अलग अलग चीजें करनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काम उसका हो सकता है कि बी सेल जो है, बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट रहना। तो ये बी सेल पे जो अटैच होगा वो ऑफ कोर्स ये वाले रीजन से होगा, है ना। ये एक काम हो गया उसका। दूसरा उसका काम होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। जब एलर्जी होती है, तो एलर्जी में क्या होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन को अटैच हो गई। एंटीजन को अटैच होने के बाद एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल्स के ऊपर। मास्ट सेल्स अपने को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से याद है ना। इवन बेसोफिल सेल्स के ऊपर भी, क्योंकि बेसोफिल सेल्स का भी एलर्जी में रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। तो मास्ट सेल्स के ऊपर ही एंटीबॉडीज जाकर अटैच होगी। तो एंटीबॉडीज जब मास्ट सेल्स के ऊपर जाके अटैच होगी, ठीक है, तो क्या होगा, मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन में आय है और वैसोडायलेशन में आय है। तो आय मतलब हिस्टामिन क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा, तो ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, है ना। एलर्जिक रिस्पॉन्स में मास्ट सेल्स का रोल होता है। ज्यादा डिटेल में अपने को एलर्जी के वगैरह नहीं जाना है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि एंटीबॉडी के अलग अलग जगहों पर एंटीबॉडीज को जाके अटैच होना पड़ता है। कभी बी सेल्स के मेम्ब्रेन पर अटैच होना पड़ता है, कभी मास्ट सेल्स के मेम्ब्रेन पर अटैच होना पड़ता है। अलग अलग जगह पे अटैच होना पड़ता है ना, बराबर है। तो एंटीबॉडीज को अपन ने क्या किया है, ये जो रीजन है ना, ये वाला जो एंटीबॉडी को अटैच होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो एंटीजन को अटैच होता है, ठीक है, उसको हमने बोला है, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो एंटीबॉडी का ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन एंटीजन को अटैच होने वाला है ना। और ये वाला जो रीजन है, ये क्या होता है, ये रीजन क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इनको अपन ने अलग अलग नाम दिए हैं। इस रीजन को हमने बोला है फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस रीजन को बोला है हमने फैब। इसको ऐसे FAG बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एंटीजन को अटैच होता है। ए बी क्यों बोला है डोंट नो, लेकिन इसको FAB बोलते हैं इस रीजन को। तो FAB कंटेन्स पैराटोप, ठीक है। पैराटोप और फैब में कंफ्यूज नहीं करना। FAB ये जो फैब रीजन है, इसका ये जो रीजन है जो एंटीजन पे अटैच करेगा, वो रीजन इज पैराटोप। तो FAB वाले पोर्शन में पैराटोप रहता है। और FC रीजन क्या करता है, तो FC रीजन के अलग अलग काम होते हैं, है ना, अलग अलग काम होते हैं। बी सेल पे अटैच होना, मास्ट सेल पे अटैच होना, और भी अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पास एक क्लास स्विचिंग नाम की चीज है। अपने पास एक क्लास स्विचिंग नाम की चीज है, जिसमें क्या होता है कि अब देखो, बी सेल के मेम्ब्रेन पे अटैच होना होगा अगर, तो FC रीजन का यहाँ का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उसको अलग रहना पड़ेगा, है ना। मास्ट सेल पे अटैच होने के लिए उसको कुछ अलग तरीके का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए, है ना। C स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज इट कैन इजीली बी क्रिस्टलाइज्ड। और ये FAB रीजन जो एक्चुअल में एंटीबॉडी को अटैच होता है, तो ये पोर्शन एंटीबॉडी को अटैच होगा और ये पोर्शन बाकी जगहों पर अटैच होगा, अगर कहीं पर उस एंटीबॉडी को अटैच होना है तो अपने पास क्या है ना, अपने पास 5 प्रकार के हेवी चेन्स अवेलेबल है। हेवी चेन्स का कांस्टेंट रीजन का एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार। 5 प्रकार के हेवी चेन्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है।
इनको अपन ने नाम दिया है अल्फा, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा की साइन कैसी रहती है, डेल्टा, आई गेस करेक्ट है ना। फिर गैमा, फिर इप्सिलॉन एंड म्यूऑन। म्यूऑन की साइन मेरे को याद नहीं आ रही है, शायद ऐसी, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, जो भी है, यू पीपल विल नो दैट। अल्फा, डेल्टा, गैमा, इप्सिलॉन, म्यूऑन, 5 अलग अलग प्रकार के हेवी चेन्स अपने पास अवेलेबल है। अब क्लास स्विचिंग में क्या होता है, कोई भी नेव बी सेल ने किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ कैसे अटैच होने का इसका उपाय निकाल लिया, मतलब वेरिएबल रीजन डिस्कवर कर लिया, है ना। अब वो जो वेरिएबल रीजन रहेगा, वो वेरिएबल रीजन अगर इसको लगा दिया तो ये बन जाएगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, क्योंकि वो ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स है। अपन ने ब्लड में देखा था ना, ब्लड में, प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स रहते हैं, अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, ये सब प्रोटीन रहते हैं। तो वो ग्लोब्युलिन प्रोटीन के अंडर आते हैं और इम्यून सिस्टम के वो पार्ट है, इसलिए उनको इम्यूनोग्लोब्युलिन बोला जाता है। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन अल्फा हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे IgA, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोब्युलिन डेल्टा हो गया। अगर यही वाला वेरिएबल रीजन इसको लगा दिया, मैंने इस डायग्राम में लाइट चेन नहीं बनाया है, आई नो, लेकिन कीप इन माइंड कि वो है वहां पर, बना ही देता हूं ना। वीडियो देखते देखते भी अगर कोई सो रहा होगा तो उसको कंफ्यूजन होगा फालतू फोकट, ठीक है। तो वो वेरिएबल रीजन अगर ऐसे हेवी चेन के ऊपर लगा दिया जिसका FC रीजन डेल्टा टाइप का है, तो D फॉर डेल्टा, तो इसको हम बोलेंगे IgD। फिर इसको गैमा यानी IgG, इसको हम बोलेंगे IgE और इसको हम बोलेंगे IgM, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपने पास अलग अलग प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो जाएंगे, किसके बेसिस पे, उनके FC रीजन के बेसिस पे, है ना। तो ABCDEFG, हाँ, फिर IgG, फिर IgM, ठीक है। तो अब इसमें से D और M जो है, D और M ये नेव बी सेल के ऊपर रिसेप्टर का काम करते हैं। IgD और IgM ये नेव बी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो अपन ने जो कहानी देखी कि वो एंटीबॉडीज बनाकर प्रेजेंट करती है बी सेल्स, नेव बी सेल्स, तो वो कौन से प्रकार की एंटीबॉडीज रहती है, D और M। और प्रकार मतलब क्या है, अगर टाइफॉइड के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है तो टाइफॉइड के बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो टाइफॉइड के बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई है, उसका वेरिएबल रीजन इसमें सब में सेम रहेगा, है ना। जब टाइफॉइड के एंटीबॉडी की बात चल रही है तो वो ये सब में सेम रहेगा, है ना, ठीक है। लेकिन अलग अलग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा उसका FC रीजन, क्योंकि IgA वाला जो एंटीबॉडी है, मतलब अल्फा टाइप का जो FC रीजन है जिस एंटीबॉडी के क्या बोलेंगे अपन ढांचे में, ठीक है, वो वाले FC रीजन को कभी बी सेल के ऊपर अटैच रहना ही नहीं है। तो उसका FC रीजन जो रहेगा, उसके Y का जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। इसका काम क्या है, तो ये प्लेसेंटा से पास होता है, ये प्लेसेंटा से पास होता है, मतलब मदर से ग्रोइंग फिटस को जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgA वाली मिलती है, ठीक है। दूसरा, ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स में मिलता है, मतलब म्यूकोसल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपने को एंटीबॉडी लगती है वो एंटीबॉडी A है, ठीक है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन यानी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी रहेगा, पेयर्स पैचेस, ठीक है। पेयर्स पैचेस में जो बी सेल्स है वो खैर रिसेप्टर्स के लिए तो इस प्रकार का IgD बनाएंगे, IgM बनाएंगे एक बार, लेकिन उन बी सेल्स का सिलेक्शन हो गया कि फिर वो IgD या IgM टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, उनका जो FC रीजन रहेगा वो इस प्रकार से बनाएंगे कि वो उनके मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होगा, वो कहाँ पर अटैच होगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, ठीक है। तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अपने को क्या मिलेगा, IgA मिलेगा, और वो प्लेसेंटा से पास होगा, ठीक है। तो मदर से फिटस की तरफ भी जो एंटीबॉडी जाएगा वो रहेगा IgA, क्या हो गया, ठीक है। IgD का फंक्शन तो हो गया बी सेल रिसेप्टर, IgM का भी हो गया
बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, IgE जो है, IgE मैंने यहां पर पिछले वाले पेज में एग्जांपल दिया है। ये मास्ट सेल के ऊपर अटैच होने वाला जो एंटीबॉडी है ये है IgE। ठीक है, मतलब IgE का जो ये वाला पोर्शन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि वो ना म्यूकोसल मेम्ब्रेन को अटैच होगा ना बी सेल रिसेप्टर को अटैच होगा। ये किसको अटैच होगा? मास्ट सेल को और बेसोफिल सेल्स को। मतलब इसका रिलेशन है एलर्जिक रिएक्शंस में। ठीक है, दूसरा पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं, पैरासिटिक वर्म्स, हेलमिन्स, एस्केलमिंथेस, प्लेटिहेलमिन्स, उनसे लड़ने के लिए भी IgE काम में आता है। ठीक है, IgG जो है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है ये प्लेसेंटा से नहीं जाता है, ये ब्रेस्ट मिल्क में रहता है। IgA इज इन ब्रेस्ट मिल्क और IgG जो है वो प्लेसेंटा से जाता है। ठीक है, तो IgG का काम है प्लेसेंटा से जाना, ब्रेस्ट मिल्क से IgA जाएगा। IgA म्यूकोजल मेम्ब्रेन में रहेगा, IgD एंड IgM बी सेल रिसेप्टर्स रहेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज अपने को याद रख लेने का है कि IgA जो है, IgA वो ऐसा है, ऐसा, मतलब डायमर। ठीक है, और IgM जो है 1 2 3 4 5 वो है पेंटामर। IgM इज पेंटामर। बाकी सब जो है वो मोनोमर्स है, बाकी सबका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज है। किसके बेसिस पे अलग अलग है? ये डिजीज के बेसिस पे अलग है क्या कि ये मलेरिया के लिए, ये टाइफाइड के लिए, ये न्यूमोनिया के? नो। जब कोई बी सेल न्यूमोनिया के अगेंस्ट, टाइफाइड के अगेंस्ट मतलब उसके एंटीजन को अटैच होने वाला ऐसा प्रोटीन बना लेगा वेरिएबल रीजन, तो वेरिएबल रीजन को कौन से प्रकार की हेवी चेन लगाने का, अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो हेवी चेन के हिसाब से अपन ने इनको डिफाइन किया है ना। IgA ब्रेस्ट मिल्क म्यूकोजल मेम्ब्रेन, IgD एंड IgM बी सेल रिसेप्टर्स, IgE एलर्जिक रिएक्शंस पैरासिटिक वर्म्स एंड IgG क्रॉसेस थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, और IgA जो रहेगा वो डायमर रहेगा, IgM जो रहेगा वो पेंटामर रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अभी ये स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया। अभी अपन देखते हैं, मतलब एंटीबॉडीज के क्या कहेंगे हम उसको, टाइप्स हमको समझ में आ गए। अभी हम देखेंगे एक्चुअल बी सेल का मैच्यूरेशन कैसे होता है, अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ दैट अपने को एंटीबॉडीज की कंसेप्ट क्लियर हो गई है, अभी हम देखते हैं कि मैच्यूरेशन ऑफ BNT लिम्फोसाइट्स एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक को एनसीईआरटी ने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है और उसके कारण इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली वो कहाँ मैच्योर होता है। ठीक है, तो पहले बी सेल्स का देखते हैं, फिर टी सेल्स का देखते हैं। बी सेल्स में क्या होता है? बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ऑफ कोर्स मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टी सेल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, है ना। तो बी सेल्स जो बोन मैरो में तैयार होती है वो प्री मैच्योर, मतलब क्या कहेंगे उसको, इमैच्योर बी सेल्स तैयार होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो तो अंडरस्टूड है। इमैच्योर बी सेल्स तैयार होगी बोन मैरो में। अब क्या होगा, ये जो इमैच्योर बी सेल्स है ये वही अपना अलग अलग, वो रैंडमली जो तुमको बताया था कि रैंडमली अलग अलग तरीके से अमीनो एसिड्स लगा के अलग अलग वेरिएबल रीजन्स बनाए जाते हैं। तो वैसे वेरिएबल रीजन्स बनाकर IgM एंटीबॉडीज बना लेते हैं। ठीक है, IgM कल के क्लास में हमने देखा, कल के क्लास में क्या बोल रहा हूँ, अभी हमने देखा था कि IgM और IgD दो एंटीबॉडीज उसके बी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती है, तो IgM पहले तैयार हो जाती है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि बोन मैरो में उसको बैक्टीरिया या वायरसेस तो मिलेंगे नहीं,
उसको बोन मैरो में कौन से प्रोटीन्स मिलेंगे जो नॉर्मली अपने बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है, जो बोन मैरो में तैयार होंगे वो। अनटिल एंड अनलेस बोन मैरो इन्फेक्टेड है, और अगर बोन मैरो इन्फेक्टेड है भी तो भी ये इमेच्योर बी सेल्स के दम पे तो फाइट करने नहीं वाला है। बोन मैरो में जो बैक्टीरिया या वायरस रहेगा उसको स्प्लीन और लिम्फ नोड में लेकर जाया जाएगा, और जो मैच्योर बी सेल्स रहेगी वहां पर वही फाइट करने वाली है। ये तो अभी पैदा हुई वाली बी सेल्स है, इनका तो ट्रेनिंग चल रहा है, इनको डायरेक्टली बैक्टीरिया वायरसेस दिखाए नहीं जा सकते, इनको नॉर्मल अपने बॉडी के प्रोटीन्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा आईजीएम के पहले एक चीज बता देता हूँ। इमैच्योर बी सेल्स को जब अपने बॉडी के प्रोटीन्स दिखाए जाते हैं तो उन बॉडी के प्रोटीन्स को अगर इसने अटैचमेंट नहीं दिखाई, ठीक है, तो उस इमेच्योर बी सेल को सीधा सीधा मार ही दिया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक अस कि अगर हम एक बार नीट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम रिपीट कर सकते हैं, वो रिपीट करने का चांस इनको बी सेल्स को और इवन टी सेल्स को भी नहीं होता है। अगर वो फेल हो गए, अगर वो नहीं कर पाए अटैच, या गलत चीज को अटैच हो गए, कुछ भी उन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो उनको सीधा सीधा मार दिया जाता है, ठीक है। जो इम्यूनोलॉजी की बुक है मेरे पास, उसमें तो बोला हुआ है कि इसके पासिंग का परसेंटेज, ये जो एग्जामिनेशन है इसके पासिंग का परसेंटेज है सिर्फ 4%। ओनली 4% ऑफ लिम्फोसाइट्स, 4% ऑफ लिम्फोसाइट्स ओनली आर सिलेक्टेड, रेस्ट ऑफ देम आर किल्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम गेट फेल्ड। जो पास हो गए, जो सही हो गए, सिलेक्ट हो गए, जिन्होंने अपने एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर लिया सही से कि अरे ये अपने बॉडी के एंटीजेंस है, उनके सरफेस पे एक्सप्रेस होगा आईजीएम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आईजीएम एक्सप्रेस किया अगर किसी बी सेल ने, तो उस बी सेल का क्लोनल सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर कोई एंटीजन उस पर अटैच भी हो रहा है तो भी। अगर उस पर कोई एंटीजन अटैच हो रहा है तो भी उस पर क्लोनल सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसको आईजीडी अटैच करवाना भी जरूरी है। जब आईजीडी एंड आईजीएम दोनों प्रेजेंट रहेंगे बी सेल पे, तभी वो बी सेल का सिर्फ क्लोनल सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है। तो इमेच्योर बी सेल्स आईजीएम तैयार कर लिए, अभी हम इसको बोलेंगे मैच्योर बी सेल्स, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी बी सेल्स का मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं तो बोलोगे कि बोन मैरो में ही तो मैच्योरेशन कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ पहली लेवल है, ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरेशन है। फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरेशन बोन मैरो में खत्म हुआ है, ठीक है। अब यहां से बोन मैरो से ये माइग्रेट करेंगे, ठीक है। कहाँ माइग्रेट करेंगे, तो पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, पेरीफेरल लिम्फॉइड टिश्यूज में। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि बोन मैरो और थाइमस जो है इसको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइमरी डिफरेंशिएशन होता है बी सेल्स का और टी सेल्स का, किसमें, बोन मैरो में और थाइमस में। वेयर एज स्प्लीन, लिम्फ नोड और वो जो मैल्ट अपन ने देखा था म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, उसको बोला जाता है पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स या पेरीफेरल लिम्फॉइड टिश्यू इन केस ऑफ माइल्ड। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है क्योंकि इनमें सेकेंडरी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अभी प्राइमरी डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज आईजीएम का फॉर्मेशन, ये तो हो गया, ठीक है, आईजीएम का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये आईजीएम ऐसे उसने रैंडमली बना के रख दिया है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, किसी एंटीजन को देख के नहीं बनाया है, रैंडमली अलग अलग बी सेल ने अलग अलग प्रकार का आईजीएम बना के रख दिया है ना। अब पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन में लेटेस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में क्या होगा कि अब वहां पर सिर्फ बॉडी के प्रोटीन्स थोड़ी रहेंगे, बोन मैरो में तो सिर्फ बॉडी के प्रोटीन्स रहेंगे, है ना। अपने जैसे बोन मैरो में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बनती है, तो प्लेटलेट्स में लगने वाले जो प्रोटीन्स रहेंगे वो बोन मैरो में मिलेंगे, आरबीसीज में जो प्रोटीन्स रहते हैं वो बोन मैरो में मिलेंगे, बाकी इन जनरल डब्ल्यूबीसीज में जो प्रोटीन्स रहते हैं वो बोन मैरो में मिलेंगे, है ना। लेकिन बैक्टीरियल प्रोटीन्स, बैक्टीरियल एंटीजेंस हमको बोन मैरो में नहीं मिलेंगे, वो हमको कहां पर मिलेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनमें हमको मिलेंगे बैक्टीरियल या वायरल प्रोटीन्स, जो एंटीजेंस है वो हमको इसमें मिलेंगे, है ना। तो अभी क्या होगा, वो जो एंटीजेंस है, वो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में वो एंटीजेंस प्रेजेंट किए जाएंगे इस आईजीएम को, ठीक है। वो नेइव बी सेल रहेगा, है ना, नेइव बी सेल, और उस नेइव बी सेल ने क्या किया है, अपने सरफेस के ऊपर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट करके रखी। ये एंटीबॉडी वो पहले से ही लेकर आया है अपने साथ। ये कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीएम है। इसके ऊपर जैसे ही एंटीजन अटैच होगा, अगर
अटैचमेंट हो गई तो इसका मतलब ये सही प्रकार का एंटीबॉडी है, हमको इसी प्रकार की एंटीबॉडी चाहिए, तो इस सेल का क्लोनल सिलेक्शन होगा, है ना। लेकिन क्लोनल सिलेक्शन सिर्फ आईजीएम के दम पे नहीं हो सकता, उसके लिए आईजीडी भी रहना जरूरी है। जब दोनों रहेंगे सेल मेम्ब्रेन पे बी सेल के, तभी सिर्फ उसका क्लोनल सिलेक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा हमको नहीं पता है अभी तक, है ना। तो नेइव बी सेल कहां पर, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, मतलब स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में, मतलब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, है ना, आईजीडी भी प्रोड्यूस करेगा। आईजीएम तो पहले से ही वो प्रोड्यूस कर रहा था, आईजीएम तक की लेवल तो उसकी बोन मैरो में ही हो गई थी, है ना। लेकिन अब आईजीडी भी प्रोड्यूस करेगा अलोंग विथ आईजीएम, और अभी हम इसको बोलेंगे कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड बी सेल, ठीक है। आईजीडी आईजीएम दोनों जब स्टिमुलेट हो जाएंगे एंटीजन के कारण, तो उसके कारण क्या होगा, उस सेल का क्लोनल सिलेक्शन होगा। ये सेल अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाने लगेगा, और उसके जो भी क्लोन्स रहेंगे सबके पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ये प्रकार की एंटीबॉडी कैसे बनाने का। क्यों वो इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि क्लोन है, क्लोन मतलब डुप्लीकेट, है ना। तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बनने लगेगी। तो ये क्लोनल सिलेक्शन, ये जो एक्चुअल में प्लाज्मा सेल में कन्वर्जन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ठीक है। तो बी सेल्स के साथ क्या हो रहा है, बी सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है, वो इमेच्योर बी सेल्स, इनको प्रोजेनेटर बी सेल्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेनिटर बी सेल्स। ये जो प्रोजेनिटर बी सेल्स है ये कन्वर्ट होते हैं प्री बी सेल्स में, प्रो बी सेल्स कन्वर्ट होते हैं प्री बी सेल्स में। ये अपने को दूर दूर तक याद नहीं रखना, इसका अपने को कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही पता नहीं दिमाग में आया तो बता दिया, याद आया तो बता दिया, बाकी इसका अपने को कुछ काम नहीं है। कोई भी एग्जाम में इसके ऊपर कोई पूछा कुछ ये सीक्वेंस वगैरह पूछा नहीं जाएगा, ऐसा अपने को कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। पर प्रो बी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्री बी सेल्स में। प्री बी सेल्स क्या करेंगे, आईजीएम बनाएंगे। पर ये आईजीएम किसी एंटीजन के साथ अटैच हो सकता है क्या, है ना। इसका चेकिंग हम बोन मैरो में कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोन मैरो में कोई वायरस का या बैक्टीरिया का एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये आईजीएम के साथ जो प्रेजेंट मैच्योर बी सेल है, ये बी सेल माइग्रेट करेगा कहां पर, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन में, है ना, या पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू में, और वहां पर उसको फिर अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस मिलेंगे, वो एंटीजेंस उसको दिखाए जाएंगे। किसी एंटीजन के साथ उसका अटैचमेंट अगर हो गया तो उस सेल का क्लोनल सिलेक्शन होगा। लेकिन सिर्फ आईजीएम के दम पे क्लोनल सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके साथ आईजीडी भी होना कंपलसरी है। तो ये आईजीडी का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही होता है, ठीक है। तो आईजीडी आईजीएम दोनों जब रहेंगे तब क्लोनल सिलेक्शन रहेगा, उसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेज ऑफ मैच्यूरेशन, वो रहेगा सेकंड लेवल ऑफ मैच्यूरेशन। तो पहला मैच्यूरेशन इसका बोन मैरो में होता है और सेकंड मैच्यूरेशन इसका पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है, ठीक है, एकदम इजी। तो आईजीडी एंड आईजीएम इस रीजन से बी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेंगे, है ना। आईजीडी एंड आईजीएम ये बेसिकली अपन ने अलग अलग आईजीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे डिसाइड किए हैं, ये वाले रीजन से, ये है ना, ये एफसी रीजन, बराबर है। एफसी रीजन बी सेल के सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है कि मास्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है, कहां पे अटैच हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एफसी रीजन हमको मिलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बी सेल्स का। व्हाट अबाउट टी सेल्स। तो टी सेल्स जैसे कि मैंने बताया था, बिल्कुल ये चीज दिमाग में नहीं रखना है अपने को कि टी सेल्स थाइमस में तैयार होते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूस ये कहां पर होते हैं, प्रोड्यूस ये ऑफकोर्स होते हैं बोन मैरो में, प्रोड्यूस ये ऑफकोर्स होते हैं बोन मैरो में ही। मैंने बताया था कि इसका जो बी सेल का जो नाम है वो बोन मैरो से बी सेल नाम नहीं पड़ा है। बोन मैरो से अगर बी सेल नाम पड़ा रहता तो इसको भी बी सेल बोलना पड़ा रहता है। दोनों बोन मैरो में तैयार हो रहे हैं, इसको बी सेल नाम पड़ा है बुर्सॉफ फैब्रिशियस से, ठीक है। दूसरी बात, इसका एटलीस्ट पहली लेवल का मैच्यूरेशन आईजीएम बनने तक का, है ना, प्री बी सेल बनने तक का मैच्यूरेशन तो भी बोन मैरो में हो रहा है। इसका तो कुछ भी बोन मैरो में नहीं होता है, इसका तो बेसिक माइग्रेशन, बेसिक जो मतलब जो प्रो टी सेल्स है, प्रो टी सेल्स वो भी थाइमस में मूव हो जाते हैं, ठीक है, वो भी थाइमस में मूव हो जाते हैं, वो तक बोन मैरो में नहीं रहते, दे ऑल्सो सर्क्यूलेट टू थाइमस, ठीक है। इसका पहला लेवल, सेकंड लेवल सब कुछ इसका
मतलब इसकी शुरुआत ही मैचुरेशन की थाइमस से होती है, तो ये तो पूरा एकदम प्रॉपरली थाइमस का ही ऑर्गन है, थाइमस का ही सेल है, ठीक है। थाइमस का ही सेल है मतलब मैचुरेशन के मामले में इसका एटलीस्ट पहले लेवल का तो भी बोन मैरो में हो रहा है ना। फिर सेकंड लेवल तो पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही हो रहा है, लेकिन इसका तो स्टार्टिंग में ये थाइमस में मूव हो जाता है। थाइमस में मूव होने के बाद इसको क्या करते हैं, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनेंगे। MHC मॉलिक्यूल जो है, जो मैं अभी तुमको ये चीज बता रहा हूं, अभी तो खैर एम्स की एग्जाम बंद हो गई है ना, हमने न्यूज पढ़ी हुई है कि एम्स की एग्जाम बंद हो गई, अभी एम्स में भी एडमिशन नीट के थ्रू ही मिलेगी। लेकिन जब एम्स की एग्जाम अलग थी उस टाइम पे भी व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, इसको ना एम्स की एग्जाम में पूछा जा सकता था, ना कोई जिपमर में पूछेगा, ना KVPY में पूछेगा, ना NTSE में पूछेगा, NTSE क्या बोल रहा हूँ ना, NSEB में पूछेगा, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। बहुत ही ज्यादा दूर की चीज बता रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अपने को रट्टा नहीं मारना है, लेकिन कंसेप्ट अपनी क्लियर रहनी चाहिए। MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है MHC1 और एक होता है MHC2, ठीक है। तो MHC1 जो है ना, ये ऑल सेल्स के ऊपर रहता है, ठीक है, और MHC2 जो है ये APCs के ऊपर रहता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि कौन कौन है, मैक्रोफेजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेंड्राइटिक सेल्स, है ना, डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। तो MHC क्लास 1 ने अगर सेल को स्टिम्युलेट किया, MHC क्लास 1 ने अगर किसी टी सेल को जो सर्कुलेट हुआ है थाइमस में, है ना, MHC क्लास 1 ने अगर किसी सेल को स्टिम्युलेट किया तो वो सेल बन जाता है टी हेल्पर सेल, मतलब सॉरी, टी किलर सेल, मतलब हाँ, तो मतलब MHC1 के स्टिमुलेशन से जो इमेच्योर सेल थाइमस में माइग्रेट हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टी किलर सेल्स में। और MHC2 जो है, MHC2 है ना, MHC2 ने अगर स्टिमुलेट किया किसी टी सेल को, किसी APC ने आकर किसी इमेच्योर सेल को स्टिमुलेट किया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टी हेल्पर सेल, मतलब CD4+, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये जो है, ये सभी सेल्स, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सभी सेल्स जिन्होंने कोई भी अपने साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन्स है वो अपने प्रोटीन्स MHC1 में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 में वो प्रेजेंट कर सकते हैं, सभी के सभी सेल्स, ठीक है। वेरेज MHC क्लास 2 टाइप, ये जो टाइप 2 है, ये टाइप 2 किसके पास है, MHC क्लास 2 किसके पास है, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या प्रेजेंट करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे जिसको उसने फैगोसाइटोज किया है, जिसको उसने फैगोसाइटोसिस किया है। वो फैगोसाइटोसिस करने के बाद टी सेल्स को दिखाएंगे कि ये देखो, ये एंटीजन हमने निकाला है, ये हमारे पास टाइफॉइड नाम का कोई एंटीजन आया हुआ है, ये हमारे पास न्यूमोनिया नाम के कोई बैक्टीरिया का कोई एंटीजन है, अलग अलग प्रकार के एंटीजन्स शो किए जाएंगे, है ना। तो जो भी एंटीजन MHC क्लास 2 में प्रेजेंट होगा, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे वो कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस का रहेगा। वेरेज MHC क्लास 1 क्या है, सभी सेल्स के ऊपर, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर, ठीक है, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट रहेगा। और वो न्यूक्लिएटेड सेल्स ने जितने भी प्रोटीन्स बनाए हैं वो सब प्रोटीन्स वो MHC क्लास 1 में प्रेजेंट कर पाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये पूरा टॉपिक जो मैं तुमको बता रहा हूं, ये दो प्रकार, ये कोई भी एग्जाम में आना पॉसिबल ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ ये हो रहा है कि अगर ब्लड में अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया घूम रहा है, ठीक है, या वायरस घूम रहा है, तो इसको तो सीधा फैगोसाइटिक सेल्स ने डिस्ट्रॉय कर लिया, है ना, या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ऑर्गन्स में पड़ा हुआ है कोई बैक्टीरिया वायरस, उसको फैगोसाइटिक सेल्स ने फैगोसाइटोस कर दिया, और लिम्फ के थ्रू बोन इसमें गया, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, और वहां पर जाके दिखाया कि ये एंटीजन हमको मिला,
ब्लड में घूमता हुआ, ये लीवर में मिला हमको, ये किडनी में मिला हमको, ये हार्ट में मिला हमको, ये ब्रेन में मिला हमको, ठीक है, जो भी है, तो उसको तो सीधा सीधा वो प्रेजेंट करेंगे, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, साइटोकाइन्स रिलीज करना चालू कर देंगे, साइटोकाइन्स रिलीज के कारण मैक्रोफाजिस का भी डेवलपमेंट होगा, मैक्रोफाजिस भी ग्रो होंगे, एज वेल एज बी सेल्स भी ग्रो होगी, ठीक है। लेकिन इसको एमएचसी क्लास 1 को आइडेंटिफाई करने की पावर इसलिए देके रखी है, मतलब एमएचसी क्लास 1 ने स्टिमुलेट करने के बाद वो किलर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, ऐसा अपन ने इवोल्यूशनरीली इसलिए करके रखा है क्योंकि एमएचसी क्लास 1 की खासियत मैंने क्या बताई, न्यूक्लिएटेड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर रहेगा और न्यूक्लियस में रहता है डीएनए, और डीएनए को रीड करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो भी प्रोटीन्स वो सेल ने तैयार किए वो सब प्रोटीन्स एमएचसी क्लास 1 में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना। ऐसा इवोल्यूशन हमने इसलिए किया है, एमएचसी क्लास 1 क्लास 2 इसलिए सेपरेट किया है कि एमएचसी क्लास 2 तो सीधा सीधा टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट कर देगा और धड़ाधड़ लिम्फोकाइन साइटोकाइन्स रिलीज करना चालू कर देंगे वो, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अपने को कहीं पर मिलता है बॉडी में तो। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि उस सेल ने, न्यूक्लिएटेड सेल ने डीएनए को पढ़ के जो भी प्रोटीन्स बनाए हैं, ठीक है, उन सब प्रोटीन्स को रीड करने का काम टी किलर सेल कर सकता है। एमएचसी क्लास 1 में चल रहे बेटा होमवर्क दिखा, क्या क्या बनाया आज तूने अपने न्यूक्लियस में, चल सब दिखा, ठीक है। all nucleated cells, not only APCs, all nucleated cells have to show their homework to MHC class 1, ठीक है, they have to show the homework to MHC class 1 की सर आज हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, आज हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोटीन्स बनाए, आज हमने केराटिन बनाया, आज हमने सलाइवरी अमाइलेज बनाया, आज हमने पेप्सिन बनाया, आज हमने प्रोटीएज बनाया, आज हमने दिस बनाया, आज हमने दैट बनाया, जो जो होमवर्क किया सब वो इसको अपने एमएचसी क्लास 1 में दिखा सकता है। अब अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, तो वायरस क्या करते हैं, वायरस खुद का डीएनए अपने जो भी होस्ट सेल है उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और फिर होस्ट सेल जो होता है वो होस्ट सेल वायरस के डीएनए को पढ़ के उससे प्रोटीन बनवा के देता है। मतलब बेसिकली वायरस का रेप्लिकेशन होस्ट सेल करवा के देता है, मतलब बेसिकली वायरस रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल के अंदर आता है ना। बाकी वायरस को क्या काम है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर आने का, या प्लांट बॉडी के अंदर जाने का, या बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने का, किसी वायरस को क्या काम है ना। बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में आते हैं वो तो खैर ग्लूकोज के लिए आते हैं, है ना, फूड के लिए आते हैं, एनर्जी के लिए आते हैं, कैलोरीज के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम क्यों जा रहा था लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ दोस्ती करने, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ इसलिए दोस्ती करता है क्योंकि उसको 16 एटीपी चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, है ना। बैक्टीरिया जब भी हमारे बॉडी में आता है तो वो एनर्जी के लिए आता है, लेकिन वायरस को क्या काम है एनर्जी का। वायरस के पास तो ना साइटोप्लाज्म है, ना उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, ना उसमें कोई मेटाबॉलिज्म है। वायरस हमारे बॉडी में आता है फॉर रेप्लिकेशन, क्योंकि उसके खुद के पास रेप्लिकेशन की मशीनरी नहीं है, और वो खुद का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करता है, और फिर होस्ट सेल उस वायरस के डीएनए को रीड करके वायरस को जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो बना के देता है ना। वायरस इस तरीके से बेवकूफ बनाता है होस्ट सेल को। तो ये टी सेल्स क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग भी रहते हैं ना टी सेल्स। मैंने बताया था कि मेनली टी एंड बी सेल्स आर फाउंड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड में टी सेल एंड बी सेल नहीं मिलते। बिल्कुल सर्कुलेटिंग तरीके से भी अपने को टी सेल्स एंड बी सेल्स मिलते हैं। तो ये जो सर्कुलेटिंग टी सेल्स है ये हर एक सेल को, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल को होमवर्क पूछ सकते हैं। चल रहे होमवर्क बता, क्या किया है तूने आज, क्या बनाया अपने डीएनए को पढ़ के राइबोसोम्स के मदद से, क्या बनाया चल दिखा। तो उसके साइटोप्लाज्म में उसने जो जो प्रोटीन तैयार किए वो सब प्रोटीन्स उसको एमएचसी क्लास 1 में प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और उसमें से ऐसा कोई अगर प्रोटीन रहा जो नॉन सेल्फ है तो इसका मतलब उसका जीन कहां से आया उसके पास, है ना। ऐसा प्रोटीन बनाने का जीन कहां से आया ह्यूमन बॉडी के सेल के पास, ये तो पहली बार देख रहा है टी सेल ये प्रोटीन। तो इसका मतलब वो प्रोटीन जरूर वायरस का प्रोटीन है। मतलब ये जो सेल जिसका होमवर्क को चेक कर रहा है वो सेल एक्चुअल में वायरस इन्फेक्टेड है, और वो टी सेल टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल है, डायरेक्टली सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ना, सीधा उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, बराबर है। तो मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ऐसा है इवोल्यूशन अपना इम्यून सिस्टम का कि ब्लड में
या लिम्फ में या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया घूम रहा है तो उसका अपने को उतना डर नहीं है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, बाकी फैगोसाइटिक सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। लेकिन वायरसेस का क्या करने का, वायरसेस जो सेल के अंदर घुस चुके हैं वो तो सेल के अंदर होने के कारण ऐसे ब्लड में थोड़ी रहेंगे, ब्लड में नहीं रहेंगे तो किसी इनेट इम्यून सिस्टम के सेल के हाथ में वो नहीं लगेंगे। तो उससे अपने बॉडी को कैसे बचाने का, तो उससे बचाने का जो सिस्टम है वो ये है, टी किलर सेल्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रही है। तो मुद्दा मेरा ये है कि थाइमस में जब टी सेल्स माइग्रेट होती है तो वहां पर कुछ टी सेल्स टी किलर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और कुछ टी सेल्स टी हेल्पर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली CD8+ CD4+ दोनों तैयार होता है इमैच्योर टी सेल्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स फिर अपना CD8 का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, कुछ सेल्स CD4 का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं। तो उस हिसाब से वो टी किलर और टी हेल्पर सेल में रिस्पेक्टिवली डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट मुद्दा क्या आता है कि थाइमस में टी किलर और टी साइटोटॉक्स टी हेल्पर तो बन गए। अब यहां से थाइमस से ये सेल्स माइग्रेट करेंगे इसमें लिम्फ नोड में और स्प्लीन में, और लिम्फ नोड में और स्प्लीन में जाने के बाद क्या होगा, तो लिम्फ नोड में और स्प्लीन में जाने के बाद उनको कोई स्पेसिफिक एंटीजन मिलेगा, कोई स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे सपोज टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के सरफेस पे जो प्रोटीन है वो एंटीजन उसको दिख गया। तो अब क्या होगा, अब इन पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू और इन पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स मतलब सेकेंडरी है, ये यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, है ना, सेकंड लेवल कंप्लीट होगा। बी सेल्स का भी वैसे ही हो रहा था, टी सेल्स का भी वैसे ही होगा। यहां पर क्या होगा, टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक सेल को जब स्पेसिफिक एंटीजन दिखाया जाएगा, स्पेसिफिक एंटीजन की ये एंटीजन अपने को दिख रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो उस स्पेसिफिक एंटीजन को मारने के लिए डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब ये ब्लड फ्लो में एंटर करेगा तो ये स्पेसिफिक एंटीजन जब उसको दिखेगा तो उस सेल को वो तुरंत खत्म कर देगा। मतलब अपन इसको बोलेंगे कि ये अभी फाइनली पूरे तरीके से डिफरेंशिएट हो गया है किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन को मारने के लिए, है ना। तो फाइनल डिफरेंशिएशन कहां पर कंप्लीट हो रहा है टी सेल्स का भी, जस्ट लाइक बी सेल्स इन पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना। सेकंड लेवल कंप्लीट हो रही है मैच्यूरेशन की, इसलिए इनको स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वैसे ही टी हेल्पर सेल्स के साथ भी होगा, इनको भी जब स्पेसिफिक एंटीजन दिखाया जाएगा, ठीक है, सपोज टाइफॉइड हो गया तो टाइफॉइड का जो बैक्टीरियम है सैल्मोनेला टाइफी, वो सैल्मोनेला टाइफी के मेम्ब्रेन पे जो भी एंटीजन है वो एंटीजन जब टी हेल्पर सेल को दिखाया जाएगा तो टी हेल्पर सेल भी क्या हो जाएगा, टी हेल्पर सेल हो जाएगा डिफरेंशिएट और रिलीज करने लगेगा, फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाएगा और रिलीज करने लगेगा क्या, साइटोकाइंस एंड लिम्फ, ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फोकाइंस। मतलब साइटोकाइंस थोड़ा ब्रॉड टर्म है, साइटो मतलब सेल, लिम्फोकाइंस है, उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा सेल, तो लिम्फोसाइट सेल, इसलिए लिम्फोकाइंस। ठीक है, तो साइटोकाइंस या लिम्फोकाइंस रिलीज करेगा और बी सेल्स एज वेल एज मैक्रोफेजेस के मल्टीप्लीकेशन को स्टिम्युलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टी किलर सेल का फाइनल डिफरेंशिएशन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में और टी हेल्पर सेल का भी फाइनल डिफरेंशिएशन पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं कैसे हो रहा है मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। फॉरवर्ड मत करो वीडियो, ध्यान से सुनो एक बार। बोन मैरो में दोनों प्रोड्यूस होंगे, बोन मैरो में ही ये जो इमेच्योर बी सेल्स है इनके ऊपर आईजीएम बनना चालू हो जाएगा, फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्यूरेशन हो जाएगा। लेकिन इनमें कुछ भी नहीं होगा, इसको डायरेक्टली थाइमस में मैच्योर किया जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्यूरेशन जो रहेगा मतलब एक तो CD8 टाइप का रिसेप्टर बनाना या फिर CD4 टाइप का रिसेप्टर बनाना, किस प्रकार के मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से वो इमेच्योर टी सेल
एक्सपोज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्यूरेशन है। तो टी सेल्स का फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्यूरेशन होगा थाइमस में, बी सेल्स का फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्यूरेशन हो जाएगा बोन मैरो में ही। ठीक है, फिर ये माइग्रेट करेंगे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में, ये भी माइग्रेट करेंगे पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में। वहां पर एक स्पेसिफिक एंटीजन जब दिखाया जाएगा तो आईजीडी भी तैयार होगा और फिर क्लोनल सिलेक्शन होगा और ये बी सेल, मतलब जो भी बी सेल उस एंटीजन के साथ अटैच करवा पाया अपने एंटीबॉडी को, उस पर्टिकुलर बी सेल का क्या होगा, उस पर्टिकुलर बी सेल का होगा मैच्यूरेशन, क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, और इधर भी स्पेसिफिक एंटीजन जब उसको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में मिलेगा। तो स्पेसिफिक एंटीजन मिलने के बाद ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा कि वो एंटीजन जो भी सेल में दिखेगा उसको मैं मार दूंगा। ठीक है, और इसका भी स्पेसिफिक एंटीजन मिलने के बाद ये भी फाइनली डिफरेंशिएट हो जाएगा और साइटोकाइन्स रिलीज करना चालू करेगा, है ना। अब ऐसा करने के कारण क्या होगा, अब ध्यान से सुनेंगे। बी सेल्स ने जो एंटीबॉडीज रिलीज की है वो एंटीबॉडीज ब्लड के थ्रू इधर उधर पूरे बॉडी में फैल रही है और ब्लड एक लिक्विड है बॉडी का और लिक्विड को हम बोलते हैं ह्यूमर। इसलिए बी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वेरएज टी सेल्स क्या कर रहे हैं, अब देखो टी सेल्स भी जा तो ब्लड से ही रहे हैं नो डाउट, लेकिन टी सेल्स ऐसा अपना लिम्फ नोड में बैठे बैठे ब्लड के थ्रू कुछ एंटीबॉडी जैसी चीज नहीं रिलीज कर रहे। टी सेल खुद निकल रहे हैं वॉर में बंदूक हाथ में लेकर, है ना। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर नहीं दे रहे, खुद निकल रहे वॉर में, खुद सेल लेवल पे खुद वो सेल जाकर बैक्टीरिया को या वायरस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए टी सेल वाली इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। मीडिएशन जैसे अपन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोलते हैं ना, किसके थ्रू हो रहा है, तो सेल के थ्रू हो रहा है। बी सेल्स क्या कर रहे हैं, ह्यूमर के थ्रू कर रहे हैं ऐसा। तो ह्यूमर के थ्रू एंटीबॉडीज जाएगी। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, एंटीबॉडीज जाकर एंटीजन को अटैच हो जाएगी ब्लड में, जहां जहां एंटीजन दिखेगा वहां पर। तो एंटीजन मिलने के कारण क्या होगा कि इनेट इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी सेल्फ सेल्स है और कौन सी नॉन सेल्फ सेल्स है। जहां जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स दिख गया उसको एनगल्फ कर लो, तो वॉर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। अपनी जीतने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए एंटीबॉडीज का रोल है, एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। बिल्कुल ये चीज दिमाग से निकाल दो कि एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस को जाके अटैच होती है, टैग करती है कि जहां पर एंटीबॉडीज अटैच्ड है वहां पर बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो फैगोसाइटिक सेल्स जो है उनका डिस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ती है, ठीक है, एंटीबॉडीज के कारण। और टी सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स की हेल्प करते हैं। कैसे, खुद वॉर में उतर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, है ना। उसमें से टी किलर सेल्स का एक और फायदा क्या है कि वो साइटोप्लाज्म में कौन से प्रोटीन्स तैयार हुए सब दिखाओ बोलता है। सब दिखाओ बोलने के कारण कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल भी होगा तो उसमें तो वायरस सेल के अंदर है, सेल के अंदर होने के कारण मैक्रोफाजेस, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको नहीं समझेगा कि इस सेल के अंदर वायरस है, लेकिन वो टी किलर सेल को जरूर समझेगा। तो टी किलर सेल उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से अपना वॉर चलते रहेगा बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वायरस। तो उस वॉर में एक तो वायरस जीतेगा, नहीं तो ह्यूमन बीइंग जीतेगा, बराबर है। अगर वायरस जीतता है तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग इज फिनिश्ड, डेड, है ना, वायरस जीत चुका है, हम मर चुके हैं। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो इसका मतलब बॉडी में जितना भी वायरस आ गया था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बराबर है। या बैक्टीरिया जो आ गया था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, या फंगस जो आ गया था, या प्रोटिस्टा जो आया था, जो भी है अलग अलग प्रकार के कॉजेटिव एजेंट्स है डिजीज के, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब है हम जीत गए। अब हम जीत गए तो जीतने के बाद हम क्या करेंगे, तो आई टोल्ड यू टी सप्रेसर और टी रेगुलेटर, और मतलब उसी का दूसरा नाम है क्योंकि वो रेगुलेट करता है, सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। तो टी सप्रेसर और टी रेगुलेटर सेल्स क्या करेंगे, अब ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये साइटोकाइंस के अपोजिट केमिकल्स रिलीज करेंगे। मतलब टी हेल्पर सेल्स का अपोजिट काम करेगा। टी हेल्पर सेल वाज एक्टिंग एज ए लिeutenant ऑफ द आर्मी। साइटोकाइंस रिलीज करके वो बाकी जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स कौन से, बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, उनको स्टिमुलेट कर रहा था, उनका रिक्रूटमेंट कर रहा था कि बढ़ो, मल्टीप्लीकेशन करो और फाइट करो, हमको जीतना है ये लड़ाई।
टी सप्रेसर, टी रेगुलेटर साइटोकाइंस के अपोजिट मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा जो इन सेल्स के डिवीजन को रोकेगा, है ना, इन सेल्स के डिवीजन को रोकेगा, मल्टीप्लीकेशन रोकेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा, बोलेगा कि अभी वॉर खत्म हो चुका है, अभी आर्मी के ऊपर अपने को इतना खर्चा नहीं करना है, अभी अपने को बाकी अपने मेटाबॉलिज्म की तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वॉर अभी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये काम करेंगे टी सप्रेसर एंड टी रेगुलेटर। ठीक है, बाकी जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स एंड फुल्ली डिफरेंशिएटेड टी सेल्स थे, इनका अभी मल्टीप्लीकेशन रुक जाएगा और ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में जमा होकर रह जाएंगे। सिर्फ स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में रहते हैं ऐसा अपने को नहीं सोचना है, वो ऑफकोर्स ब्लड में भी रहते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो कहां पर रहेंगे, स्प्लीन और लिम्फ नोड में। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके पास ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है। अभी वॉर खत्म होने के बाद इन्हें एक बार वॉर का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, है ना, वेटरन सोल्जर्स है ये, वेटरन सोल्जर्स, एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स है ये, बराबर है। कौन कौन? डिफरेंशिएटेड बी सेल्स एंड डिफरेंशिएटेड टी सेल्स। तो जो डिफरेंशिएटेड बी सेल्स रहेंगे उनके सरफेस पे IgD और IgM रहेगा। डिफरेंशिएटेड टी सेल्स जो रहेंगे उनका जो टी सेल रिसेप्टर एज वेल एज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा, वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की पावर रखेगा, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस बी सेल्स एंड टी सेल्स विल बी प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। क्यों? ताकि वो सेम एंटीजन अगर वापस बॉडी में आता है तो वो सेम एंटीजन जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट करेंगे एक्सपीरियंस्ड बी सेल्स और टी सेल्स को, तो तुरंत बी सेल्स की एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स के रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर्स एज वेल एज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन उसको उस स्पेसिफिक एंटीजन को तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे, धड़ाधड़ अपना क्लोनल सिलेक्शन करेंगे और क्लोन बढ़ाकर तुरंत अपना वो सब वॉर वापस चालू कर देंगे कि ये वॉर हमने पिछले बार भी जीता था, इस बार भी जीतेंगे। इस बार रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, तुक्के लगाकर रैंडमली जो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज बनाकर देखे जा रहे थे, मतलब अलग अलग बी सेल को एंटीजन अटैच करके देखा जा रहा था, इसके साथ अटैच होता है क्या, इसके साथ 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 होता है क्या, उसमें कितना समय जा रहा था। वो समय नहीं जाएगा क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वाली बी सेल्स रहेगी, तुरंत अटैचमेंट हो जाएगा, तुरंत क्लोनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो सेकंड टाइम अगर सेम एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? फास्ट रहेगा, क्विक रहेगा, मोर पावरफुल रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस बी सेल एंड टी सेल लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है या स्प्लीन में प्रेजेंट है, दे आर नथिंग बट मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। समझ में आ रहा है। और कोई नया एंटीजन अगर बॉडी में आता है तो फिर ये पूरी कहानी तो अपने को पता ही है, फिर वो प्राइमरी रिस्पॉन्स रहेगा, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स रहेगा उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ आवर रिस्पॉन्स वर्क्स। ठीक है, अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। सो मूविंग फॉरवर्ड कुछ टर्म्स और कुछ एडिशनल चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म एकदम दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन मतलब कोटिंग of an antigen, coating of an antigen by antibodies। ठीक है, that is opsonization, है ना। ऑप्सोनाइजेशन के बाद क्या होगा? ऑप्सोनाइजेशन के बाद जैसे ही फैगोसाइटिक सेल्स को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिखेगा वैसे ही वो उसका क्या करेंगे? वो करेंगे उसका फैगोसाइटोसिस। उसका करेंगे फैगोसाइटोसिस, है ना। फैगोसाइटोसिस पे भी अपने को पता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में वगैरह एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज के कुछ फंक्शंस मैंने तुमसे छुपा के रखे, वो पता रहने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग सी से है, इसलिए प्रोटीन्स को सी से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे C3 नाम का प्रोटीन है, इसके दो प्रकार है, C3A, C3B एंड सो ऑन। ठीक है, वो सब पूरे कौन से प्रोटीन्स है और वो कैसे कैसे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं वो अपने को सीक्वेंस वगैरह नहीं देखने का है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन द फर्स्ट प्लेस काफी बाहर की चीज हो गई, लेकिन इतना ध्यान रखो
कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स रहते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन आके अटैच होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, तो वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन के अटैचमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, फिर ये दूसरा अटैच हो गया कि तीसरे प्रोटीन को अटैच करने की प्रोबेबिलिटी को ये दूसरा बढ़ाएगा, मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स के साथ साथ एक मैक नाम का कॉम्प्लेक्स भी बनता है, मैक MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये मैक एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया का जो सरफेस है उसमें गड्ढे कर देते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस में गड्ढे कर देते हैं। ऐसा और कौन करता था, ऐसा नेचुरल किलर सेल्स भी करते थे, है ना। तो नेचुरल किलर सेल्स जैसे परफोरिन्स रिलीज करके पोर्स क्या कर रहे थे, नेचुरल किलर सेल्स परफोरिन्स रिलीज कर रहे थे, है ना, जो क्रिएट्स पोर्स इन द सेल वॉल या सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। वैसा ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी वैसे ही करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अपने को एनके सेल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अलग चीज है, एनके सेल्स अलग चीज है, इवन दो दोनों का काम सेम है। क्या काम है दोनों का, क्रिएट पोर्स इन द सेल। ठीक है, अब बात ऐसी है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, टू एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। कौन सी एंटीबॉडी, तो IgG एंड IgM, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, IgG प्लेसेंटा से पास होता है, प्लस इसका एक और फंक्शन क्या हो गया, इसका एक और फंक्शन हो गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका भी बी सेल रिसेप्टर्स के अलावा एक और फंक्शन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, है ना। तो उस हिसाब से IgG और IgM का जो FC रीजन रहेगा वो उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग प्रकार के FC रीजन्स की अपने को क्या जरूरत है, क्योंकि अपने को एंटीबॉडीज को अलग अलग जगह पे अटैच करवाना है, कभी बी सेल के सरफेस पे, कभी मास्ट सेल के सरफेस पे, है ना, कभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन में, अलग अलग तरीके से अपने को जरूरत है उसकी। ठीक है, तो वेरिएबल रीजन भले ही इन सब का कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, है ना। टाइफॉइड के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बनेगी, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, उन सबका फैब वाला जो रीजन रहेगा, पैराटॉप जो रीजन रहेगा, वेरिएबल रीजन रहेगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि उन सबको अल्टीमेटली टाइफॉइड के एंटीजन को ही अटैच करना है। लेकिन उन सबका FC रीजन, इन सबका FC रीजन अलग अलग रहेगा, क्योंकि उनको इधर से तो भले ही ये तो सेम ही रहेगा, ये तो टाइफॉइड का ही एंटीजन रहेगा, लेकिन इधर से उसको कहाँ अटैच करना है, बी सेल के मेम्ब्रेन पे कि मास्ट सेल के मेम्ब्रेन पे, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन में, कि पैरासिटिक वर्म के फाइटिंग में, है ना। उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के अपने को FC रीजन मिलेंगे, और FC रीजन के हिसाब से हमने ऐसी 5 प्रकार के एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना। IgA डाइमर है, IgM पेंटामर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी एक फंक्शन अपना ऐड हो गया IgG एंड IgM में। दूसरी बात IgG जो है वो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ब्लड है। ठीक है, ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी घूमते रहती है, तो वो है IgG। ठीक है, IgG इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ब्लड। ठीक है, ये भी एक चीज अपने को याद रखना है। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है समझ में आ रहा है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया नहीं है, चिंता की बात नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए भले ही अपने को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन याद रखना
ये पार्ट है इनेट इम्यूनिटी का, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। एनके सेल्स की तरह ये काम करता है, क्या करेगा, सीधा सीधा पोर्स क्रिएट कर देगा, है ना। ओके, फिर उसके बाद एक और टर्म, ये टर्म हमने अभी मिनरल न्यूट्रिशन में भी देखा था, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब नॉर्मल सेल डेथ, मतलब नॉर्मल सेल डेथ है ना, एक्सीडेंट के कारण या न्यूट्रिशन की कमी के कारण या डिजीज के कारण वगैरह ऐसे किसी रीजन के कारण अगर डेथ होती है, नॉर्मली अगर डेथ होती है, सेल को मारा जाता है अगर बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, तो दैट इज नेक्रोसिस। लेकिन वो सेल अगर सुसाइड करता है तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, है ना। एपोप्टोसिस के लिए अपना नॉर्मल वर्ड रहेगा, नॉन साइंटिफिक वर्ड रहेगा सेल सुसाइड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना। सेल सुसाइड मतलब एपोप्टोसिस, और बुढ़ापे के कारण या भूख के कारण या बैक्टीरियल अटैक के कारण या वायरल अटैक के कारण अगर सेल मरता है तो वो है नेक्रोसिस, ठीक है। ये दो चीजें तो याद रखना ही। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि जो टी केलर या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो कैसे मारते हैं सेल्स को। अपन ने तो सिर्फ इतना बोला कि वो जाके सेल को मार देते हैं, सेल को मार देते हैं, बस इतना ही बोला, है ना। लेकिन सेल को मारते हैं मतलब क्या, फैगोसाइटोसिस करते हैं, ऐसा मैंने एक भी बार नहीं बोला। ये फैगोसाइटोसिस तो नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस का जो पाथवे है वो एक्टिवेट करवा देते हैं सेल का, तो सेल खुद ही मर जाता है, ठीक है। ये एक इनका तरीका है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का या टी किलर सेल्स का, सेल्स को मारने का। तो एपोप्टोसिस की कंसेप्ट भी अपने को याद रखनी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आता है अपने पास इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है अपने पास इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन क्या चक्कर है, तो इन्फ्लेमेशन इज अ ब्रॉड टर्म, और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल अटैक या फिजिकल इंजुरी, है ना। बेसिकली जो अपनी स्किन लाल हो जाती है, रैशेस आते हैं, ये सब इन्फ्लेमेशन के अंडर आता है। इन्फ्लेमेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जैसे मैं आगे बताऊंगा तो इन्फ्लेमेशन क्या है तुमको समझ में आने लगेगा कि इन्फ्लेमेशन ये क्या चक्कर है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स कहेंगे, ठीक है, सिम्टम्स ही कहेंगे। तो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या रहेंगे, देखो, CDR TF, ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। या सीक्वेंस भी बोल सकते हो वैसे कि इन्फ्लेमेशन कैसे होगा। तो C फॉर कैलोर, कैलोर, डोलोर, रूबर, ट्यूमर एंड फंक्शियोलेसा, ठीक है। याद रखना बहुत इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। CDR TF अपने को याद रखने का है। कैलोर, कैलोरी मतलब कैलोरीज, है ना। कैलोरी, 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 कैलर, कैलोरीमीटर, मतलब बेसिकली दिस हैज गॉट टू समथिंग टू डू विथ एनर्जी और हीट। तो इसमें क्या होगा, हीट बढ़ेगी, ठीक है, जिस रीजन में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पर। डोलोर, अगर तुमने हैरी पॉटर का 5th पार्ट देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें डोलोरेस अम्ब्रिज रहती है, एक टीचर आती है उनके स्कूल में, और वो हैरी पॉटर को बहुत सजा देती है, उसको मतलब उसको बहुत मारती है, उसको लिटरली पेन वाली सजा देती है, PAIN, है ना, उसको दर्दनाक सजाएं देती है उसको। तो डोलोरेस अम्ब्रिज से अपन याद रख सकते हैं कि पेन होगा, ठीक है। र्यूबर से र्यूबर से अपने को रबर याद आएगा, रबर, ठीक है, ठीक है। तो र्यूबर क्या रहेगा, र्यूबर में स्वेलिंग आने की शुरुआत हो जाएगी एंड रेडनेस आएगा, ठीक है। R फॉर र्यूबर, R फॉर रेडनेस। और ट्यूमर में तो पता ही है, स्वेलिंग की शुरुआत जो हो गई वो स्वेलिंग पूरे तरीके से फैल जाएगा। ट्यूमर का मतलब वैसे अपने को तुरंत कैंसर वगैरह लगने लगता है, लेकिन वैसा नहीं इमेजिन करना है। ट्यूमर का मतलब है सूजन, इडिमा, ठीक है। और फिर फंक्शियोलेसा, फंक्शियोलेसा के नाम से ही समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो फंक्शन है वो लेस, मतलब खत्म हो जाता है, वो पोर्शन फंक्शन नहीं कर पाता है ना, वो रीजन बॉडी का फंक्शन नहीं कर पाता है, फंक्शन लेस हो जाता है। तो ये है सीक्वेंस या सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के, CDR TF।
कैलोर, डोलोर, रूबोर, ट्यूमर एंड फंक्शियोलेसा। ठीक है, इसका ये तो खैर सीक्वेंस हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब सेल्यूलर लेवल पे क्या हो? तो सबसे पहली चीज होगी वैसोडाइलेशन। इन्फ्लेमेशन के लिए अपने को फिजियोलॉजिकल लेवल पे अपने को भी देखना है। तो खैर सिम्टम्स हो गए, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले होगा वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन के कारण वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, है ना। ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो WBCs है उनका क्या होता है? उनका होता है रोलिंग एंड एडेजन। चलो रोलिंग छोड़ दो, एडेजन ध्यान में रखो। एडेजन मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स बनी हुई है एंडोथेलियल सेल्स से, है ना। तो अंदर जो WBCs है वो ऐसे एंडोथेलियल सेल्स को एडहेर कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो फ्लो के आगे ना बढ़ जाए, है ना। और उसके बाद क्या होगा? एक बार एडेजन हो जाने के बाद क्या होगा? तो एडेजन हो जाने के बाद इमिग्रेशन होगा। ठीक है, मतलब वो वहां पर अब अटैच तो हो गए, अब होगा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या है अपने को मालूम है। डायापेडेसिस क्या है? वी आर अवेयर ऑफ दैट, है ना। ये WBC से स्क्वीज करके एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो कैविटीज है उन कैविटीज के थ्रू बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या होगा? अब वो टिश्यू स्पेसेस में आ गए। टिश्यू स्पेसेस में आने के बाद होगा कीमोटैक्सिस। कीमो मतलब केमिकल, है ना। केमिकली मूवमेंट होगी, मतलब केमिकली उसको इंजुरी के साइट पे बुलाया जाएगा। किनको? WBCs को। ठीक है, तो WBCs विल मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजुरी इन द ऑर्गन और द टिश्यू। उस जिस ऑर्गन और टिश्यू में वो ब्लड वेसल से बाहर निकले है, अब वो बाहर निकल के उस ऑर्गन या टिश्यू में जहां पर एक्चुअल में इंजुरी हुई है उस इंजुरी वाले साइट की तरफ मूव करेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। और फिर वहां मूव होने के बाद वहां पर जो भी बैक्टीरियल एजेंट या जो भी डिस्ट्रक्शन की चीज है उसका वो करेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस करने के बाद क्या करेंगे आगे का पता ही है। लिम्फ वेसल में एंटर करेंगे, लिम्फ वेसल में एंटर करके फिर लिम्फ नोड्स में जाएंगे और फिर किस चीज का फैगोसाइटोसिस किया उसको प्रेजेंट करेंगे बी सेल्स को एंड टी सेल्स को, है ना। तो ये मतलब एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा तो क्या हो रहा है? सबसे पहले वैसोडाइलेशन हो रहा है, फिर जो WBCs है वो एडहेर हो रही है, अटैच हो रही है एंडोथेलियल सेल्स को, फिर वो बाहर निकल रही है डायपेडेसिस करके, मतलब ई माइग्रेशन, ई मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, है ना। फिर कीमोटैक्सिस करके जहां पर एक्चुअल में इंजुरी हुई है, जहां पर एक्चुअल में इन्फेक्शन हुआ है, जहां पर इन्फ्लेमेशन अपने को कॉज करना है वहां पर वो मूव करेंगे, है ना। ये सब WBCs का वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, WBCs का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए तो सूजन आती है, इसलिए तो रेडनेस आता है, सूजन आती है। ठीक है, और फिर वहां पर फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो ये उसका तरीका है और ये उसके सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन के, CDR-TF। ठीक है, सो आई होप वी आर ओके विथ इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। नेक्स्ट एक एडिशनल चीज जो हमको देखनी है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी का मैं सीधा डेफिनेशन साइंटिफिक वाला ही बताता हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर 4। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन है अ स्टेट ऑफ बैलेंस, hypersensitivity is defined as a state of exaggerated immune response to an antigen, है ना। exaggerated मैंने पिछले लेक्चर में या शायद इसी लेक्चर में, याद नहीं, एक बार बताया था कि एलर्जी का साइंटिफिक नेम है हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। मैंने वो इसका एग्जांपल लिया था पोलन ग्रेन्स का। ओवर रिएक्ट करते हैं ऐसा कहा था अपनी बॉडी, अपन कभी कभी ओवर रिएक्शन, जैसे हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को, वैसे कभी कभी अपनी बॉडी भी ओवर रिएक्ट करती है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, है ना।
एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, कि उतना माहौल करने की जरूरत नहीं है लेकिन अपनी बॉडी करेगी उतना माहौल। एक्सेस माहौल अगर अपने बॉडी ने किया किसी एंटीजन के अगेंस्ट तो उसको हम बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके दो प्रकार है। इसके दो प्रकार में एक है इमीडिएट टाइप और एक है डिलेड टाइप। एक इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है और एक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, जो इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है इसके दो प्रकार है, तीन प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, और डिलेड टाइप जो है उसको हम बोलते हैं टाइप 4। ठीक है, तो 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस अपने पास अवेलेबल है। उसमें से टाइप 1 और टाइप 2 अपने काम की है, बाकी हम ज़्यादा उसका टेंशन नहीं लेंगे। तो टाइप 1 वाली जो रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। उसको हम कहते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। ठीक है, एनाफिलैक्सिस, द एनाफिलैक्टिक, ये एडजेक्टिव है कौन से वर्ड का? एनाफिलैक्सिस का। ठीक है, ये एनाफिलैक्सिस इज द अपोजिट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। अपन ने वैक्सीन में देखा था ना प्रोफाइलैक्सिस, तो ये अपोजिट है प्रोफाइलैक्सिस का, एनाफिलैक्सिस। मतलब ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड अगर हम है किसी पर्टिकुलर एंटीजन से, है ना। सेंसिटाइज्ड मतलब क्या? अच्छा, ये भी एक टर्म बता देता हूँ। सेंसिटाइज्ड टर्म तो वैसे मैंने बताया हुआ है तुमको पहले। सेंसिटाइज्ड मतलब कि अगर किसी टी सेल ने या बी सेल ने कोई एंटीजन ऑलरेडी देख के रखा है, मतलब अभी वो टी सेल या बी सेल मेमोरी सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सेल को हम बोलेंगे सेंसिटाइज्ड, कि इसने एक बार ये सेंसिटिव हो चुका है किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। वो एंटीजन अगर फिर से आ गया तो वो पर्टिकुलर टी सेल या बी सेल धड़ाधड़ अपने क्लोन बनाना चालू कर देगा। तो हम बोलेंगे उस टी सेल या बी सेल को कि वो अभी क्या हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया है ना। ठीक है, तो सेंसिटाइज्ड टी सेल या बी सेल जो है अगर कोई एंटीजन आ गया बॉडी में जिसके लिए वो सेंसिटाइज्ड है और उस टी सेल या बी सेल ने एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप 1 रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट, इसको हम प्यार से बोलते हैं एलर्जी, है ना। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, एलर्जी। ठीक है, एलर्जी समझ में आ रहा है। दिस इज अपोजिट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, एक्सेस रिएक्शन सेंसिटाइज्ड एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें रोल किसका रहेगा? एंटीबॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलेगा तो एनाफिलैक्सिस में ऑफ कोर्स रोल रहेगा आईजीई का। तो क्या अपन ने पहले ही देख लिया है कि आईजीई मास्ट सेल के साथ अटैच होता है एलर्जी के केस में। ठीक है, तो इसमें रोल रहेगा आईजीई का। तो क्या होगा कि आईजीई एंटीबॉडीज जो है वो मास्ट सेल को या बेसोफिल सेल को अटैच होते हैं, और मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करना चालू करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था हिस्टामिन। एक एक्चुअली बहुत बड़ा वीडियो में बना रहा हूँ तो ये मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बनाया है। ठीक है, तो मेरे को ध्यान में नहीं रहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि कल पढ़ाया था या अभी देखा था, मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने बताया था इतना मेरे को याद है, वो तुम देख लो। हिस्टामिन रिलीज करता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, फिर कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं। अभी कीमोटैक्सिस देखा था ना हमने, कीमोटैक्सिस, तो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर वैसो एक्टिव कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, वही जो हिस्टामिन समान वैसो डायलेशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे जो अभी तुमको ज्यादा पता नहीं है, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर करना है अपने को तो प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी अपने को हील करने के लिए वुंड को, है ना। सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, इवन दो इट इज हिस्टामिन के अपोजिट, लेकिन सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स में देखा था। ठीक है,
तो अलग अलग प्रकार की चीजें फिर मास्ट सेल्स से आईजीई रिलीज करवाता है। तो तुम बोलोगे ये तो अच्छी चीज है, ये तो रिलीज करवाना ही चाहिए, ये तो बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ने के काम आने वाली चीज है। बिल्कुल, आईजीई कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेंसिटाइज्ड सेल जो है वो धड़ाधड़ आईजीई रिलीज कर रहे हैं और एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी एंटीजन को। और वो एंटीजन एक बार का बैक्टीरिया वायरस रहा तो बात समझ में भी आती है, फालतू एंटीजन के अगेंस्ट एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आता है। जैसे पिछले बार अपन ने एग्जाम्पल देखा था पोलन ग्रेन्स का, फिर मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि पीनट एलर्जी नाम की एक चीज है ना। तो पीनट एलर्जी वालों को बेचारों को, वो अगर पीनट्स मतलब ग्राउंडनट्स खा लेंगे तो उनकी पूरा शरीर सूज जाता है, पूरा शरीर स्वेल हो जाता है, ऐसी आंखें छोटी छोटी हो जाती है, पूरा लाल हो जाता है, ये सब हो जाता है पूरे शरीर में, भयानक, मतलब तुरंत हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है क्योंकि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, इतना सारा ये सब रिलीज होगा, इतनी सारी फाइटिंग होगी, इतना ज्यादा वॉर होगा कि उसके कारण उल्टा निगेटिव चीज अपने बॉडी के ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। बाकी आईजीई जो कर रहा है वो सही कर रहा है। नॉर्मल फाइटिंग के वक्त आईजीई जो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, हिस्टामिन, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, सेरोटोनिन, वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करवाता है, बहुत अच्छी चीज करता है। लेकिन यहाँ पर इतना एक तो एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, और वो भी पोलन ग्रेन। वैसे बॉडी को नहीं समझता है कि पोलन ग्रेन है कि बैक्टीरिया है। मैंने तुमको बताया था एंटीबॉडीज जो बनेगी वो तो भाई बस नॉन सेफ चीज रहनी चाहिए, एंटीबॉडीज तो बन ही जाएगी। और पोलन ग्रेन के अगेंस्ट भी बनेगी। अमरूद खाओ, अमरूद अगर इंजेक्ट करो, खाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि खाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करोगे तो अमरूद के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनेगी। बॉडी को मतलब नहीं है कि चीज जिंदा है कि मरी हुई है, काम की है कि हार्मफुल है, नॉन सेल्फ चीज है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स अगर कभी कभी आता है बॉडी में, और किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही आता है, क्योंकि कुछ बी सेल्स और टी सेल्स ये सब पागलपन करती है, तो वो पर्टिकुलर बी सेल जिस एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज्ड है वही वाला बी सेल ये हरकत करेगा। इसलिए एवरीबॉडी इज नॉट एलर्जिक टू एवरीथिंग, है ना। हर किसी के बॉडी में कोई तो भी एक क्लोनल, कोई तो भी एक फैमिली रहेगी, कोई तो भी एक क्लोन रहेगा बी सेल्स का जो पागल रहेगा, जो अति ओवर रिएक्शन देगा, है ना। तो सपोज अब तुम्हारे बॉडी में कभी ना कभी पोलन ग्रेन तो आया ही होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी ही होगी, लेकिन तुमको वो समझ नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या फीवर वगैरह नहीं आया, ऐसा कोई ज्यादा कुछ खास डिजीज नहीं हुआ, लेकिन पोलन ग्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है ही। अभी वो पोलन ग्रेन के अगेंस्ट जिस बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, वो बी सेल अगर पागल हो गई, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स अगर उस बी सेल ने दिया, तो ये सब चीजें होगी। ठीक है, तो इसको, इस टाइप 1 रिएक्शन को अपन बोलेंगे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे कॉमन है हे फीवर। हे मतलब चारा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स के कारण या पोलन ग्रेन्स के कारण ही बेसिकली, तो उसमें क्या होगा कि कई लोग रहते हैं जो खेत में वगैरह गए, जंगल में वगैरह गए, तो उनको छींक आने लगती है, तो दैट इज नथिंग बट एलर्जी अगेंस्ट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर दूसरा कॉमन रिएक्शन एलर्जी इज एज्मा, है ना। एज्मा में, एज्मा इज अगेन एलर्जी ड्यू टू इनहेल्ड एलर्जेंस लाइक डस्ट और चॉक डस्ट। जो टीचर्स चॉक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो चॉक डस्ट के कारण भी जो एज्मा अगर है किसी को, तो उसको तुरंत विजिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जैसे मैंने पीनट एलर्जी का बताया, तो उसको मैं बोल देता हूँ फूड एलर्जी। मैं जब छोटा था तो मुझे पोलन एलर्जी थी, अभी पता नहीं क्यों अभी ठीक हो गया, अभी फर्क नहीं पड़ता है। बचपन में हर साल मार्च महीने में जब या फेब महीने में जब मैंगो ट्री को वो आता है, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, बॉसम आता है, ब्लॉसम, तो उस टाइम पे आई यूज टू गेट फीवर एंड रैशेस, बट आई डोंट नो इट गॉट क्योर नाउ। आई हैव अ फ्रेंड हु इज एलर्जिक टू क्या रहता है वो, इलायची, ठीक है। एंड द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी इज पीनट एलर्जी और ग्राउंडनट एलर्जी। सम पीपल आर ऑल्सो एलर्जिक टू व्हीट। व्हीट में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन रहता है, ठीक है, उससे एलर्जिक रहते हैं कई लोग, ठीक है, पर वो ज्यादातर अमेरिका में दिखता है, अभी यहाँ पर उतना नहीं है वो। यहाँ पर अगर हो गया तो कितना मुसीबत हो जाएगी, बेचारा कभी समोसा भी नहीं खा पाएगा ना रोटी खा पाएगा, है ना। तो फूड एलर्जीज भी अपने को रहती है, ठीक है। एनीथिंग एल्स?
और कोई एलर्जी, एक वो चीज है मधुमक्खी ने काटने के बाद, ठीक है, हनी बी की बी बाइट के बाद जो पूरा सूज जाता है अपना चेहरा, दैट इज ऑल्सो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वाला पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर उसके एनाफिलेक्सिस को कम करने के लिए क्या देगा, तो डॉक्टर्स एडमिनिस्टर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, फिर एड्रेनलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो डॉक्टर्स एडमिनिस्टर करेंगे स्टेरॉइड्स एंड एड्रेनलिन अगर कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वाला पेशेंट उनके पास आता है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए एड्रेनलिन इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज एनाफिलेक्सिस, ऑल्सो कॉल्ड एज एलर्जी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स टाइप 2, मूविंग टूवर्ड्स टाइप 2, इसमें क्या रहेगा कि आईजीजी और आईजीएम जो एंटीबॉडीज है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो गए हैं आईजीजी और आईजीएम, तो उनका फैगोसाइटोसिस भी होने लगा। और कौन से सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, खुद के ही सेल्स की, ठीक है। द सेल सरफेस इज मेड ससेप्टिबल टू फैगोसाइटोसिस ड्यू टू ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन देखा था ना अभी हमने, ये ऑप्सोनाइजेशन, कोटिंग ऑफ एन एंटीजन बाय एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अपने ही सेल्स को अपने ही बॉडी के डब्ल्यूबीसीज डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, क्योंकि अपने ही सेल्स के ऊपर आईजीजी और आईजीएम अटैच हो जाएंगे और आईजीजी और आईजीएम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके भी अपने सेल्स का डिस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो इसके कारण टाइप 2 के कारण क्या क्या होगा, ऑफकोर्स ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए, है ना। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून है नहीं इम्यून, तो अपना ही इम्यून सिस्टम जब अपने ही सेल्स को अटैक करता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो इसके अंदर रहेगा ऑटो इम्यून अनेमिया जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपने ही आरबीसीज को अपने ही डब्ल्यूबीसीज डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो अमोनिया हो जाएगा, तो ये रहेगा ऑटो इम्यून अनेमिया, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। फिर ग्रेव्स डिजीज नाम का एक डिजीज है जो फ्रेशर्स है, तुमको अभी नहीं पता, लेकिन रैंकर्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो तुमको, मतलब देख रहे होंगे क्या, देखना ही है। तो ग्रेव्स डिजीज अपने को पता है, याद है ना, अपन ने हार्मोनल वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स तैयार होते हैं ग्रेव्स डिजीज में, ठीक है। तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, तो ग्रेव्स डिजीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी टाइप 2 के अंडर आएगा, ठीक है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी हुई है, ये फ्रेशर्स को भी पता है क्योंकि ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने देखा हुआ है, मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिटिल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स, एसिटिल कोलिन याद है ना, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स पे जो प्रेजेंट रहेंगे, उन एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। तो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी तो वो जो भी सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर्स ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल न्यूरॉन ने कितना भी भेजा तो भी वो मसल तक पहुंच नहीं पाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण हो जाएगा पैरालिसिस, ठीक है। तो ये भी अपने को पता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, जिसमें आर्थराइटिस होता है, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती है। फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर एक केस है जिसमें मेल्स स्टराइल हो जाते हैं, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है और स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो रहेंगे वो किसके अंडर आएंगे, वो आएंगे टाइप 2 के अंडर। आ रहा है समझ में,
ठीक है। टाइप 3 और टाइप 4 का अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टाइप 4 वैसे कि क्या था, टाइप 4 जो था वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी था, है ना। तो इसमें क्या होता है, एनाफिलैक्सिस में जैसे तुरंत चेहरा सूज जाएगा, इमीडिएट रिएक्शन हो रही है। डिलेड में क्या होगा कि जो एलर्जी होगी वो 24 to 48 आवर्स लेटर होगी, दैट्स इट। बाकी उसका सब कुछ वैसे ही है, बस वो डिले हो रहा है इसलिए इसको डिलेड टाइप बोलते हैं, टाइप 4। बाकी टाइप 3 वगैरह तो मैं बिल्कुल भी बताने नहीं वाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और टर्म, कहाँ तक पहुंचे अपन, अपना 8 हो गया है ना, 9वां टर्म है, 9th टर्म है इम्यून टॉलरेंस। 9th टर्म जो हमको पता रहना चाहिए, दैट इज इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। इम्यून टॉलरेंस मतलब क्या है कि अपने जो WBCs है वो सिर्फ नॉन सेल्फ एंटीबॉडीज, नॉन सेल्फ प्रोटीन्स को ही फैगोसाइटोस करते हैं, और बी सेल्स भी जो एंटीबॉडीज बनाती है वो नॉन सेल्फ प्रोटीन्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाती है ना। सेल्फ प्रोटीन्स को, अपने खुद के प्रोटीन्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो अपने बॉडी के जो प्रोटीन्स है उनके अगेंस्ट अपनी इम्यून सिस्टम क्या रहता है, उनको अपना इम्यून सिस्टम टॉलरेट करता है, उनको सहन करता है कि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, इनको फैगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस, है ना। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो रहा है, अपने ही बॉडी के चीजों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, तो इम्यून डिजीजेस आर द अपोजिट ऑफ टॉलरेंस। इसमें टॉलरेंस मिस हो जाता है। क्यों मिस हो जाता है, इसके काफी सारा रिसर्च हो चुका है, काफी सारा रिसर्च होने का भी है, उतने डिटेल में अपने को जाना नहीं है, ठीक है। बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस ये, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीजेस रहते हैं। फ्रेशर्स जैसे जैसे अपन आगे थोड़ा और बढ़ेंगे और भी कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस अपने को पता चलेगी। ग्रेव्स डिजीज जब मैं थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। बाकी रैंकर्स को तो ग्रेव्स डिजीज पता होना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो नोट्स खोल के देख लेना, ठीक है। और कोई टर्म, लेट मी रिमेम्बर। ओके, एक लास्ट टर्म बताता हूं, हेप्टेन। देखो, मैंने एक चीज बोला था कि बस नॉन सेल्फ सब्सटेंस रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट होगा, है ना। बॉडी के बाहर का अगर है तो कहानी खत्म। वो नॉन सेल्फ अगर है, फिर वो अमृत रहे, जहर रहे, लिविंग रहे, नॉन लिविंग रहे, फर्क नहीं पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाएगी, है ना। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने एक चीज बताया था कि वो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स में जब ये एस्बेस्टॉस वगैरह इनहेल हो जाता है, या ट्यूबरक्यूलोसिस में जो ट्यूबरकल बैक्टीरिया रहता है, तो उसको मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार नहीं हो पाती है ना। तो क्या किया जाता है, उसके अगेंस्ट मैक्रोफेजेस जायंट सेल बनाकर उसको पूरा एनगल्फ कर लेते हैं, और फिर वहां पर फाइब्रस टिश्यू बनाकर उनको एल्वियोलाई के सेल वॉल में दबा दिया जाता है। तो उसको अपन फाइब्रस डिसीजेस बोल रहे थे, ऑक्यूपेशनल फाइब्रस डिसऑर्डर्स। तो अगर एंटीबॉडी नहीं भी बन पा रही है, क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं है ना एस्बेस्टॉस नाम का कोई, तो एस्बेस्टॉस जब प्रोटीन नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कैसे बनेगी। तो फाइब्रस टिश्यू तैयार होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा अगर वो नॉन सेल्फ है तो, है ना। तो मेरा अभी क्वेश्चन ये कि सिर्फ नॉन सेल्फ रहना यही एक क्राइटेरिया है क्या इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए, है ना। तो अगर नॉन सेल्फ रहना यही अगर एक क्राइटेरियन है, तो फिर CO2 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बननी चाहिए, O2 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बननी चाहिए, NH3 के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बननी चाहिए, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉन सेल्फ रहना इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन फॉर क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज। एक पर्टिकुलर डायमीटर से ज्यादा, एक पर्टिकुलर रेडियस या डायमीटर रहना चाहिए उस मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का। मतलब बहुत ही छोटा अगर वो मॉलिक्यूल रहा तो उसके अगेंस्ट बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, इम्यून सिस्टम इलिसिट नहीं होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो इतना छोटा है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बन सकती, उसको हेप्टेन बोलेंगे। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तभी बनेगी जब वो अटैच होगा किसी प्रोटीन के साथ या किसी सब्सटेंस के साथ, है ना।
एंड देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा जो छोटा मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम बोलेंगे हेप्टेन। ठीक है, तो जहां तक मुझे याद है एमटीजी वगैरह के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या जो भी शीट में भी एमसीक्यूज रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए जितने एडिशनल टर्म्स अपने को पता रहने चाहिए उतने ये 10 टर्म्स आई थिंक कवर हो गए हैं। अगर कोई और टर्म मेरे को याद आता है तो मैं अगले वीडियो में ऑफकोर्स उसको ऐड कर लूंगा, पर मुझे लगता है दिस इज इनफ। एनसीईआरटी के बाहर अपने को जितना जाना था उतना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इतना इनफ है अपने को एनसीईआरटी के बाहर जाने के लिए। बाकी तो इम्यूनोलॉजी की पूरी किताब है पढ़ने के लिए, स्काई इज द लिमिट है ना। ओशन जितना नॉलेज है उतना पूरा तो अपने को कवर करना नहीं है। बाकी ये जो अपन ने टी सेल्स बी सेल्स का एक्टिवेशन देखा है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में कैसे रहते हैं, ये भी हमने काफी डिटेल में देखा है। इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट के साथ मजाक मत करना कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं समझा तो भी चलता, ऐसा मत करना। एकदम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझी हुई रहनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज करो, अगर बड़ा डाउट है तो फोन करो। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, डाउट पूछते हैं व्हाट्सएप करके, मैं उनको आंसर देता हूँ, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि ओनली 3 to 4 पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू कॉल मी ऑन आस्क मी डाउट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो आई होप कि ये जो जितना हमने अभी तक देखा है इतना अपने को क्लियर होगा। नहीं होगा तो क्या करने का है, आई टोल्ड यू, डाउट अपने को पूछने का है। तो अभी अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अभी अपने को एक्चुअली डिजीजेस चालू करनी है, लेकिन डिजीजेस में मैं ये मलेरिया वलेरिया नहीं चालू करता हूँ, वो सब इजी चीजें है, ठीक है। पहले मैं चालू करता हूँ, पहले मैं खत्म करता हूँ मतलब एड्स एंड कैंसर, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है एड्स एंड कैंसर। तो अभी अपन देखते हैं एड्स एंड कैंसर के बारे में।